नमस्कार साथियों। कल आपने जो कमली की कहानी सुनी थी वह अपूर्ण थी और अधूरी कहानी ही अपलोड हो पाई थी। लेकिन चिंता न करें, आज की कहानी के अंत में आप उस अधूरी कहानी को पूर्ण रूप से सुन सकते हैं। कृपया पहले इस कहानी को पूरा सुने और फिर अंत में कमली की कहानी का शेष भाग आप सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नामक एक किसान अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। विरासत के रूप में उसके पास बस एक साधारण मिट्टी का कच्चा मकान था। उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी और उसका जीवन पूरी तरह से दूसरों के खेतों में मजदूरी करके चलता था। लेकिन रामू के जीवन में एक अद्भुत गुण था। उसका परिवार कभी भूखे नहीं सोता था, न ही कपड़ों की कमी उन्हें कभी महसूस हुई। रामू कभी भी अपनी मजदूरी खुद तय नहीं करता था। वह जहां भी काम मिलता ईमानदारी और मेहनत से करता। इस गुण के कारण गांव के ज्यादातर किसान और जमींदार उसे ही काम देना पसंद करते थे। हालांकि वह अपनी मजदूरी तय नहीं करता था, फिर भी उसे वही पारिश्रमिक मिल जाता था जो उस समय के सामान्य मजदूरों को दिया जाता था। समय के साथ रामू और शीला के 6 बच्चे हो गए, 4 बेटे और 2 बेटियां। उनके सबसे छोटे बेटे की उम्र सिर्फ 9 महीने थी जब रामू काम के भारी बोझ के कारण बीमार पड़ गया। तमाम हकीमों और दवाइयों के बावजूद रामू की हालत नहीं सुधरी और वह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर संसार से विदा हो गया। रामू के जाने के बाद गांव वालों की मदद से शीला ने उसका अंतिम संस्कार करवाया। शीला एक समझदार और बचत करने वाली गृहिणी थी। उसने उन पैसों का सहारा लिया जो उसने वर्षों से बचाकर रखे थे। उस समय सबसे बड़े बेटे की उम्र लगभग 10 से 12 साल रही होगी। शीला के सामने अब एक बड़ी चुनौती थी। इन नन्हे बच्चों की परवरिश कैसे करे। वह बहुत विचारमग्न थी, लेकिन फिर उसने निर्णय लिया कि वह अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाएगी। शीला के भाइयों ने भी उसकी मदद की। उनके पास अच्छी खासी जमीन थी और शीला ने अपने भाइयों के खेतों में भी काम करना शुरू कर दिया। बदले में भाई उसे अनाज और कुछ पैसे दे देते थे। बच्चों की देखभाल भाभीयों पर छोड़कर शीला खेतों में मेहनत करती, लेकिन उसने कभी अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी में कोई समझौता नहीं किया। शीला के बच्चे जब कभी गांव के अन्य बच्चों के साथ झगड़ा कर बैठते तो शीला चुपचाप रह जाती थी। उसके भाई भी कुछ नहीं कहते थे, मानो यह एक सामान्य बात हो। शीला की भाभियां भी बच्चों पर कठोर थी और अपनी नाखुशी का इजहार उनके पतियों से भी करने से नहीं चूकती थी। लेकिन शीला के भाई हमेशा उसे सांत्वना देते हुए कहते, बहन, घर में 4 बर्तन हो तो खनक ही होती है, तू चिंता मत कर। भाई अपनी पत्नियों से कहते, देखो, हमारी बहन समझदार है, वो हम पर किसी भी तरह का बोझ नहीं डाल रही, अपने दम पर मेहनत करके बच्चों को पाल रही है। और उसका बड़ा बेटा जितनी उसकी समझ है उसी के अनुसार हमारे बच्चों को पढ़ाता भी है। हम उसे कुछ देते भी नहीं, फिर भी वह अपने भाई बहनों का ख्याल रखता है। बच्चे हैं, अगर आपस में कभी झगड़ते हैं तो प्यार भी तो करते हैं। शीला के भाई आगे कहते, हर दिन एक जैसा नहीं रहता। जब हमारा बड़ा भांजा काम करने लायक हो जाएगा तो वह भी अपने हिस्से का बोझ उठा लेगा। अगर हम आज अपनी बहन के साथ खड़े नहीं हुए तो फिर कौन खड़ा होगा। यही तो भाईचारे का असली मतलब है। शीला अपने बच्चों को समझाती, तुम लोग अपने मामा के घर रह रहे हो, इस बात को समझो और आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ना बंद करो। इस पर शीला का बड़ा बेटा चेतन कहने लगा, माँ, रामनाथ मामा कह रहे थे कि अगर मुझे काम करना है तो मैं उनके साथ जा सकता हूँ। शीला ने उत्तर दिया, बेटा, अभी कुछ साल और रुक जा। उन्होंने कभी तुमसे काम करवाया है? नहीं ना। पहले तुम्हें गांव के स्कूल में पढ़ने दिया, जिससे तुम हिसाब किताब भी करने लगे हो। पहले अपनी सेहत को संवार, काम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। चेतन फिर बोला, माँ, मामा ने यह भी कहा था कि मैं जो भी काम उनके साथ करूंगा वे मुझे अच्छी तरह सिखाएंगे और अगर मैं उनके साथ रहूं तो वो मुझे एक कुशल राजमिस्त्री बना देंगे। शीला ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, पर अपने बेटे की भलाई के लिए उसे थोड़ा और समय देने का सुझाव दिया ताकि चेतन अपने जीवन को बेहतर ढंग से तैयार कर सके। अब तुम ही सोचो, बिना कठिन परिश्रम के शरीर को आकार कैसे मिलेगा। शीला के पास अपने बेटे की इस बात का कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं था। अगले दिन चेतन ने आत्मविश्वास से कह दिया, मामा, मैं आपके साथ काम पर चलने के लिए तैयार हूं।
ये सुनते ही रामनाथ ने उत्तर दिया, कल से ही आ जाओ। चैतन्य ने तत्परता से हामी भरते हुए कहा, ठीक है मामा जी। फिर उसने अपने छोटे भाई कुंदन, जो उससे 2 वर्ष छोटा था, को बताया, कल से मैं मामा के साथ काम पर जाऊंगा। तुम्हें घर का ध्यान रखना होगा। कुंदन ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन एक सवाल पूछ लिया, भैया मामा से मेरे लिए भी पूछ लेना, ताकि मैं भी काम में हाथ बटा सकूं। चेतन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, ठीक है, मैं मामा से बात करूंगा। अगले दिन चेतन अपने मामा के साथ काम पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। रामनाथ उसे साथ लेकर निकल पड़े। चेतन की आंखों में किसी अनजानी भावना के आंसू थे, जिन्हें समझ पाना बेहद कठिन था। उस दिन रामनाथ ने भी अपने भाइयों से आधे दिन की छुट्टी ले ली थी। घर लौटकर कुंदन के साथ मिलकर उसने खीर, पूड़ी और आलू की सूखी सब्जी तैयार की। उसने अपने सभी भाइयों को भी यह कह दिया कि वे आज घर पर खाना न बनाए, बल्कि उसके घर पर ही भोजन के लिए आ जाए। शाम होते होते चेतन भी काम से लौट आया। घर से उठती पकवानों की महक ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया। उसने मां से कहा, मां, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। मां ने प्यार से जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, तुमने आज सारा दिन काम किया है, भूख तो लगनी ही थी। जाओ, पहले हाथ मुंह धो लो। यहां गर्म पानी रखा है, उससे अच्छे से साफ कर लो। चैतन्य के हाथ मुंह धोने तक कुंदन अपने मामाओं को बुलाकर ले आया। जिला ने अपने हाथों से सभी को खाना परोसा और कहा, भैया, आज मेरा बेटा काम पर गया था, इसलिए मैंने उसके लिए ये सब बनाया है। सोचा आप सभी को भी खिलाऊं। आज 4 साल बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चेतन के पिता अमावस्या के दिन इस प्रकार का भोजन अक्सर बनवाया करते थे, किंतु इन 4 वर्षों में बच्चों ने कभी भी किसी विशेष पकवान की मांग नहीं की। आज अगर उनके पिता जीवित होते तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक भव्य भोज का आयोजन करते। यह सोचते हुए शीला भावुक हो गई। उसकी आंखें भर आईं और वह रो पड़ी। उसके भाइयों ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बहन, जीजाजी की उम्र इतनी कम थी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके साथ खुश रहना सीखो। सभी भाइयों ने मिलकर शीला को समझाया और फिर भोजन का आनंद लिया। अगली सुबह एक अजीब संतोष और प्रसन्नता के साथ हुई। सभी के चेहरों पर एक ऐसी चमक थी जो इन 4 सालों में कभी देखने को नहीं मिली थी, मानो वे इस खुशी के लिए वर्षों से तरस रहे थे। पहले के विपरीत उनके चेहरे अब डरे हुए नहीं लगते थे। चेतन का छोटा भाई कुंदन उस दिन कुछ कह न सका था, शायद वह खुशी में भूल गया था। अगले दिन जब रामनाथ चेतन को लेने आए तो चेतन ने कहा, मामा जी, मेरा छोटा भाई कुंदन भी आपके साथ काम करना चाहता है। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमारा काम ऐसा है कि जितने भी लोग हों कम ही पड़ते हैं। अगर कुंदन भी साथ आना चाहता है तो हमारे दिल में उसके लिए जगह है। इस प्रकार दोनों भाई चेतन और कुंदन रामनाथ के साथ काम पर जाने लगे। दोनों बड़े मनोयोग से काम करते थे। चिनाई के दौरान चेतन रामनाथ को सही प्रकार की ईंटें देता था। उसने कुछ ईंटों को इकट्ठा कर अलग अलग जगह रख लिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर रामनाथ को सुविधा हो। रामनाथ ने जब यह देखा तो जिज्ञासावश पूछ लिया, बेटा, ये सब क्यों कर रहे हो? चेतन ने उत्तर दिया, मामा, मैं देख रहा था कि आप चिनाई के दौरान एक सिरा बराबर रखते हैं और दूसरे को जोड़ते हैं, जिससे दीवार अधिक मजबूत बनती है और सुंदरता भी बढ़ती है। रामनाथ ने उसकी बात सुनी और कहा, वाह चेतन, तुम तो चिनाई की कला में माहिर हो गए हो। शाम को जब वे घर लौटे तो शीला ने पहले से ही गर्म पानी की व्यवस्था कर रखी थी। उसने अपनी बेटी संतोष से कहा था कि वह अपने भाइयों के लिए पानी तैयार रखे। भोजन बनाते समय शीला ने सभी को अपने हाथों से खाना खिलाया और कहा, आज मेरे बेटे ने मेहनत की है, इसलिए मैंने ये सब उसके लिए तैयार किया है। सोचा आप सभी को भी साथ में खिलाऊं। इसके बाद शीला ने अपनी बेटी से कहा, संतोष, अब तुम बड़ी हो रही हो, घर के कामों में मेरा साथ दिया करो। कल से रसोई के काम भी सीखो, ताकि तुम धीरे धीरे सब कुछ कर सको। संतोष ने मां की बात को ध्यान से सुना और मन ही मन स्वीकार कर लिया। चेतन और कुंदन सोच रहे थे, हम तो काम पर गए थे, लेकिन मां ने संतोष को भी सीखने की सलाह दे डाली। वे सिर्फ सोच सकते थे, क्योंकि मां के निर्णय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ऐसा कहा जाता है
कि ननिहाल में बच्चे बिगड़ जाते हैं, किंतु इन 6 भाई बहनों में शरारत का कोई नामो निशान नहीं था। जिन बच्चों के सिर पर माता पिता का साया नहीं होता, वे या तो गलत संगत में पड़ जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। लेकिन शीला के सभी बच्चे डर के बावजूद अपने भविष्य के प्रति सजग रहते थे और अवसर मिलते ही काम पर निकल जाते थे। दोनों भाइयों ने यह निश्चय कर लिया था कि 2 वर्ष बाद संतोष की शादी करा देंगे। इस बीच शीला ने सिलाई का काम सिखाकर संतोष को भी आत्मनिर्भर बना दिया। संतोष और मां की मेहनत से घर की दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। उनके पास रहने के लिए मामाओं के घर थे, इसलिए रोटी और कपड़े की जरूरत ही प्रमुख थी। शीला ने अपने सभी बच्चों को संस्कारों और परंपराओं में ढालते हुए जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सिखाया। वह प्रभु से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी कि कालू, जो अभी 14 वर्ष का ही था, जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि वह अपने परिवार को लेकर ससुराल लौट सके। जब उसके पति का निधन हुआ था, तब कालू मात्र 9 महीने का था। शीला का मानना था कि यदि श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास सह लिया, तो उसका कालू तो अपनों के बीच अपने ननिहाल में ही है। इस दौरान चेतन और कुंदन दोनों रामनाथ के साथ काम करते रहे, जबकि संतोष और छोटा निक्की मां के साथ खेतों और घर के अन्य कार्यों में सहयोग देते थे। शीला के पालन पोषण के कारण उसके बच्चे तेजी से परिपक्व हो रहे थे। संतोष, जो 14 वर्ष की हो चली थी, अब जवान हो चुकी थी और अत्यंत सुंदर भी दिखने लगी थी। शीला ने अपने भाइयों के सहयोग से एक सुशील और संस्कारी वर ढूंढ लिया था। लड़के का परिवार भला और गुणी था। उनका कहना था कि उन्हें दहेज या संपत्ति की आवश्यकता नहीं, केवल एक संस्कारी बहू चाहिए। रिश्ता तय होते ही शीला ने शीघ्रता से शादी की तैयारियां कर डाली। संतोष की शादी में जितना खर्चा शीला ने सोचा था, उससे कहीं अधिक खर्च हुआ, परंतु मायके के सहयोग से, जहां सभी लोग संतोष को भांजी मानते थे, आर्थिक सहारा मिल गया और विवाह बिना किसी परेशानी के संपन्न हो गया। विवाह के बाद शीला की 4 संतानें, जो अब वयस्क हो रही थी, अपनी मां का सहारा बनने लगी। सुमित्रा, जो सबसे छोटी बेटी थी, अब संतोष के बाद शीला के ध्यान में थी। सुमित्रा की शादी का विचार मन में रखते हुए शीला ने चेतन के विवाह के लिए उपयुक्त कन्या की तलाश शुरू की। उसने समय बीतने का बहाना बनाकर चेतन को 20 वर्ष का होने दिया और एक सर्वगुण संपन्न मगर साधारण परिवार की कन्या से उसका विवाह करा दिया। चेतन की पत्नी जयवती गुणों में अद्वितीय थी और उसने शीघ्र ही पूरे परिवार का स्नेह जीत लिया। जयवती ने शीला को घर के कामों से राहत दी और सुमित्रा के साथ मिलकर घर का पूरा भार संभाल लिया। वह प्रातःकाल उठती, घर की सफाई करती, नहाकर शीला का आशीर्वाद लेती और पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार करती। वह चेतन और कुंदन के लिए लंच भी पैक करती और बाद में स्वयं नाश्ता करती। चेतन और कुंदन अब राजमिस्त्री का कार्य पूर्ण रूप से सीख चुके थे और ठेके पर काम करने लगे थे। तीसरे भाई निक्की को भी वे अपने साथ काम पर ले जाते थे। हालांकि निक्की को इस काम में रुचि नहीं थी और उसने मां से कहकर काम छोड़ दिया और मामा के साथ खेती में लग गया। चेतन ने उससे कहा था, भाई, काम वही अच्छा लगता है जो आत्मा को संतोष दे। जहां मन न लगे वहां काम भी ठीक से नहीं हो पाता। निक्की और छोटा भाई कालू दोनों अब मामा के साथ खेती में लगे हुए थे। चेतन ने कालू को समझाते हुए कहा, तू तो सबसे छोटा है, सभी का प्यार तेरे ऊपर है। जब तुझे किसी कार्य में रुचि हो तो बता देना, किसी प्रकार की झिझक मत रखना। वैसे भी अब हमें किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। शीला ने यह बातें सुनी तो जैसे उसके मन की गहराइयों से एक स्मृति झांकने लगी। स्वर्गीय पति की याद, जो अब केवल एक अतीत बनकर रह गए थे। उसने आकाश की ओर निगाहें उठाई और मन ही मन बोली, देख रहे हो चेतन के पापा, तुम्हारे सभी बच्चे कितने समझदार और आत्मनिर्भर हो गए हैं। चेतन तो बिल्कुल आप पर ही गया है, वही भाइयों और बहनों की चिंता करने वाला स्वभाव। काश आप यहां होते तो कितने प्रसन्न होते। ये कहते हुए शीला की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। तभी जयवती वहां आई और अपनी सास को रोते हुए देखकर बोली, मां जी, आप क्यों रो रही है? शीला ने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे नहीं बहू, मैं रो नहीं रही। चेतन का भाई बहनों के प्रति स्नेह देखकर मन बस खुशी से भर आया है। समय अपने पंख लगाकर उड़ता चला गया।
क्योंकि समय कभी किसी के लिए ठहरता नहीं है। एक दिन जयवती ने शीला से कहा, मां जी, क्या मैं 2 दिन के लिए अपने पीहर जा सकती हूँ? मुझे अपने छोटे भाई बहनों की बहुत याद आ रही है। शीला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे, मैं तो तुझसे यही कहने वाली थी कि तू अपने पीहर क्यों नहीं जाती? जयवती ने उत्तर दिया, मां जी, यहां आप सबके प्यार में मायके की याद कहीं खो सी गई थी, लेकिन उस दिन आपकी आंखों में आंसू देखकर और भाई बहनों का प्यार देखकर मुझे अपने पीहर की बहुत याद आने लगी। शीला ने कहा, चिंता मत कर बहू, मैं चेतन से कह दूंगी, वह तुझे तेरे मायके छोड़ आएगा। जयवती के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान फैल गई, जिसे शीला ने भांप लिया। शाम को जब चेतन घर लौटा तो शीला ने भोजन के बाद उसे बुलाकर कहा, बेटा, बहू को 2 दिन के लिए उसके मायके छोड़ा। चेतन ने उत्तर दिया, मां, इस समय काम का बहुत भार है, मैं नहीं जा पाऊंगा। आप कुंदन से कह दे, वह भाभी को घुमा लाएगा। शीला ने कुंदन से पूछा, तुम्हारे भाई ने कुछ कहा है? कुंदन बोला, हाँ मां, भाई कह रहे थे कि मैं भाभी को उनके मायके ले जाऊं। शीला ने कहा, तो फिर कब जा रहे हो? ऐसा करो, कल सुबह ही निकल जाना और 2 दिन वहीं रुककर वापस आना। अगर जयवती के माता पिता रोकने की कहें तो उसे वहीं छोड़ आना और कह देना कि वे खुद ही उसे वापस ले आए। अगले दिन शीला ने जयवती को तैयार होने को कहा और कुंदन के साथ गांव के बाहर बस स्टैंड तक छोड़ने आई। रास्ते में उसने ढेर सारी हिदायतें दी, सावधानी से जाना, किसी अजनबी से झगड़ा मत करना और कोई अनजान खाने की चीज मत लेना। 3 घंटे के सफर के बाद जयवती अपने देवर के साथ मायके पहुंच गई। गर्मी का मौसम था तो जयवती की मां ने कुंदन और जयवती के लिए ठंडा शरबत बनाया, जिसे उसकी छोटी बहन श्यामा ने तैयार किया था। शरबत पीते ही मानो गर्मी से राहत मिल गई। जयावती ने हंसी मजाक करते हुए कुंदन से कहा, देवर जी, देख रहे हो, इसी से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। श्यामा का रंग तो काली जामुन जैसा है। कुंदन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाभी, इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा? मैं तो नहीं करने वाला। उसी समय जयवती की मां वहां आ गई और हंसते हुए बोली, काली नागोरी नहीं, गेहूं के रंग की है हमारी बेटी। अगले दिन कुंदन ने कहा, भाभी, आज घर चलना है। लेकिन जयवती ने उत्तर दिया, देवर जी, आज नहीं, कल चलेंगे। तभी उसकी मां वहां आई और मुस्कुराते हुए बातचीत में शामिल हो गई। जब उसने सुना तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी, बेटिया, क्या बात है, यहां मन नहीं लग रहा? जयवती ने शांत स्वर में जवाब दिया, मां, ऐसी कोई बात नहीं है। मां जी ने मुझसे 2 दिन और रुकने का आग्रह किया है। अगर आप चाहती हैं कि मैं रुकूं, तो आपको मुझे यहां भिजवाने की व्यवस्था करनी होगी। देवर जी तो वापस चले जाएंगे और एक बार काम छोड़कर चले गए तो फिर जल्दी नहीं आ पाएंगे। आप ही सोच समझकर निर्णय लें। इस पर उसकी मां ने कहा, बिटिया, तुम आराम करो, इस बारे में कल बात करेंगे। रात में जयवती अपनी मां, बहन और भाभीियों के साथ सोने चली गई। वे रात भर बातें करती रही। जयवती की बातों से उसकी मां और बहनों को बहुत खुशी मिली। वहीं उसकी भाभी अंदर ही अंदर जल रही थी, मन में सोच रही थी, भगवान, कैसी किस्मत पाई है इस जयवती ने। विवाह के बाद कितनी खुशहाल है ससुराल में, जहां सब उसे बेहद प्यार और सम्मान देते हैं। और मुझे देखो, मैं तो जैसे दिन रात कोलों के बैल की तरह पीसती रहती हूँ, सुबह से लेकर रात तक, जब तक ये लोग सो नहीं जाते, और कभी किसी के मुंह से प्यार के 2 शब्द भी नहीं निकलते। धन्य है जयवती की किस्मत, जिसे इतना अच्छा ससुराल मिला। उधर कुंदन अपने भाई के सालों और ससुर के पास सोया था। उसे आधी रात के बाद ही नींद आई। तभी सब उसे बार बार कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे। बॉबी के पिता ने कहा, बेटा कुंदन, तुम चेतन से बस 2 साल छोटे हो। उनकी शादी को 2.5 साल हो गए और तुम्हारी शादी के बारे में चेतन और तुम्हारी मां क्या सोच रही हैं? इस पर कुंदन ने कहा, मौसा जी, 6 महीने बाद जब कालू की उम्र 14 साल हो जाएगी, तब हम अपने पुश्तैनी गांव जाएंगे। जब वहां पर सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे, तब सुमित्रा की शादी हो जाएगी। कुंदन की बात सुनकर चेतन के ससुर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटा, यही सही रहेगा। पहले बिटिया की शादी हो जाएगी, दोनों बहनें अपने घर की हो जाएंगी, और फिर तुम तीनों भाई एक एक करके शादी कर लेना। सुबह कुंदन अपने तय समय पर जाग गया। वह अपने भाई के सालों के साथ गांव के बाहर तालाब के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने चला गया। अकवा के पास पहुंचकर उसने हाथ मुंह धोए
और पास के नीम के पेड़ से दातून तोड़ी। थोड़ी देर बाद वह दातून करते हुए घर लौट आया। बैठक में पहुंचकर उसने अपने आप को थोड़ी राहत दी। इसी बीच श्यामा सभी के लिए नाश्ता ले आई। सभी ने आराम से नाश्ता किया। फिर कुंदन ने कहा, अब मुझे निकलना पड़ेगा। यह सुनकर भाभी के पिता बोले, इतनी जल्दी क्या है बेटा? कुंदन ने अपने काम की बात कहकर उन्हें चुप करा दिया। तभी भाभी भी अपनी मां के साथ आ गई। भाभी ने कहा, देवर जी तुम जाओ, मैं 2-4 दिन बाद आ जाऊंगी। कुंदन ने उत्तर दिया, भाभी आप बता तो चुकी होंगी ना, क्योंकि मैं लेने नहीं आ पाऊंगा और हमारे यहां से कोई और भी नहीं आ पाएगा। आपको अपने भाई या पिताजी के साथ आना होगा। भाभी के माता पिता ने आपस में कुछ बात की और कहा, नहीं बेटा, तुम अपने साथ ही उसे ले जाओ, सही रहेगा। जयवती पहले ही सभी से मिल चुकी थी। उसकी मां ने कहा, शादी के बाद लड़कियां ससुराल में ही अच्छी लगती है, लेकिन खाना खाकर जाना। दोनों देवर भाभी ने खाना खाया और फिर विदा ले ली। जब वे शाम 3 बजे घर पहुंचे तो कुंदन की मां ने देखा और कहा, मैंने कहा था ना बेटा, 2 दिन के लिए घुमाने ले जाना, लेकिन ये क्या किया, कल गए और आज ही वापस आ गए। कुंदन ने सफाई दी, मां हमारा काम छोटा था, 2 दिन का ही, आपने भी तो कहा था। इस पर शीला चुप हो गई। जयवती ने भी कहा, मां हम सभी से मिल चुके थे, अब रुककर क्या करते। शीला ने कहा, अच्छी बात है, अगली बार चेतन को साथ भेजूंगी। गांव में सभी शीला की सराहना करते थे। उसने अपने भाइयों के खेतों में काम करके अपने 6 बच्चों का पालन पोषण किया था। ये सबके लिए आसान काम नहीं था। समय इसी तरह बीतता गया। एक दिन शीला ने अपने भाइयों से गांव जाने की बात की तो चेतन और कुंदन से लोग पूछने लगे, भाई यहां कोई परेशानी है तो बताओ, पर गांव मत छोड़ो। शीला को यह दिखाना था कि वह अपने देवर जेठ को बिना बाप के बच्चों का पालन पोषण कर सकती है। गांव जाने से 1 महीने पहले वह अपने बेटे चेतन और कुंदन के साथ ससुराल पहुंच गई। वहां देखा कि उनके मकान पर रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। शीला अपने बेटों को लेकर गांव के नंबरदार के पास पहुंची, जहां उसका पति काम करता था। चेतन ने नंबरदार के पांव छूकर अपना अभिवादन किया और अपने चाचा ताऊ की करतूतों का खुलासा करते हुए अपना परिचय दिया। तब नंबरदार ने कहा, बेटा चेतन, क्या तुम्हें केवल अपना घर ही चाहिए या मैं तुम्हें किसी और स्थान का सुझाव दूं जहां तुम अपना घर बना सको। इस बार चेतन की मां ने चेतन को हामी भरने की अनुमति दे दी। जब नंबरदार मोहल्ले में पधारे तो सारे लोग खरगोश के कान की तरह सतर्क हो गए। नंबरदार ने प्रधान जी को बुलाया और उनसे कहा, प्रधान जी, इस खेत में से थोड़ी जगह निकालिए और रामू के चारों लड़कों को दे दीजिए ताकि उनके घर बन सके। प्रधान जी ने सहमति में सिर हिलाया। जब प्रधान जी भूमि मापने लगे तभी दूसरे कुएं के कुछ लोग नंबरदार के पास आए। हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। नंबरदार ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो। तब उन लोगों ने नंबरदार से निवेदन किया, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि हम खुश रहें तो कृपया वह जगह जो आपने रामू के बच्चों को दी है हमें दे दें। हम इसके बदले में जितनी भी रकम आप चाहे देने के लिए तैयार है। हम इस जगह पर रामू की विधवा और उसके बच्चों को देखकर आनंदित नहीं रह सकते। नंबरदार ने स्थिति को समझते हुए अपने व्यक्ति को भेजा और चेतन और उसकी मां को बुलाकर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं इस नापी हुई जगह के बदले कुएं की तरफ उतनी ही जमीन दे सकता हूं। शीला ने कहलवाया, आप मालिक हैं, जैसा उचित समझे वैसा करें। इसके बाद नंबरदार ने उस जमीन की मुंह मांगी कीमत ले ली और उसकी एवज में शीला को उसी क्षेत्र के पास एक अनुपम स्थान प्रदान कर दिया। तब चैतन्य ने उस स्थान पर मिट्टी खोदकर ईंटों की पथाई प्रारंभ कर दी। जब ईंटें ठीक से सूख गईं, तो चारों भाइयों ने मिलकर सबसे पहले अपनी जमीन की घेराबंदी कर दी। उसके पश्चात उन्होंने 3 कमरों और एक बड़ा बरामदा बना लिया। चेतन और कुंदन, जो 2 भाई थे, ने अपने लिए भी एक सुंदर मकान तैयार किया। उनका घर देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने निस्संदेह बहुत शानदार निर्माण किया था। नंबरदार को अपने मवेशियों के लिए खेतों में कुएं के समीप एक बाड़ा बनवाना था, इसलिए उन्होंने चेतन को बुलाया। चेतन ने नंबरदार के मन में एक स्पष्ट योजना बना दी, परंतु कहा, अगर हम इस ढंग से काम करेंगे तो शायद हमें इसे पूरा करने में 2 महीने लग जाएंगे। अभी हमें कुछ दिन ननिहाल से आने
और कुछ आवश्यक कार्यों में लगने हैं। नंबरदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नक्शा तुम्ही ने बनाया है, निर्माण भी तुम ही करोगे। जब भी तुम्हें समय मिले इस काम को कर देना, सबसे पहले इसे ही पूरा करना। इस पर चेतन ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, हम इसे बना देंगे। शीला ने चेतन से कहा, अरे चेतन, गांव में नंबरदार की कृपा से हमारा मकान तो बन गया। अब तुम अपने मामा को साथ लेकर पंडित जी के पास जाओ और गृह प्रवेश के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाओ। जब शुभ मुहूर्त निकलेगा तभी हम उस घर में प्रवेश करेंगे। चेतन ने उत्तर दिया, माँ, जब इंसान अच्छे से खा पी रहा होता है तभी उसे सच्चे आत्मबोध का अनुभव होता है। जीवन में जो भी होता है उसे हम अपनी नियति मान लेते हैं। पापा के निधन के बाद जब हम गांव में आए तब हमने कोई मुहूर्त नहीं देखा था। फिर भी क्या हमें कोई मुश्किल आई थी? नहीं ना। तो अब जब हमने मेहनत और नंबरदार की मदद से अपना घर बना लिया है तो इसके लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता क्यों? शीला ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा, बेटा, मैं भी तो ससुराल तभी आई थी जब विवाह का शुभ मुहूर्त निकला था। चेतन कुछ अनमने ढंग से बोला, मां, शायद इसी कारण पापा हमें छोड़कर चले गए। शीला यह सुनकर सन्न रह गई और बोली, बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? यह तो भगवान की इच्छा थी। चेतन ने उत्तर दिया, मां, अब जो भी होगा उसे भगवान की मर्जी पर ही छोड़ दो। शीला ने थोड़ी दृढ़ता के साथ कहा, मैं गांव तभी जाऊंगी जब अच्छा मुहूर्त होगा। मां की इस जिद के आगे चेतन झुक गया। आखिरकार चेतन अपने मामा को साथ लेकर पंडित जी के पास पहुंचा। चूंकि ननिहाल के रिश्ते से पंडित चेतन का मामा भी लगता था, पंडित जी ने चेतन को देखकर कहा, आओ भांजे, कैसे आना हुआ? इस पर चेतन के मामा ने कहा, पंडित जी, इसे मेरी बहन ने भेजा है। इन्होंने गांव में अपना नया आवास निर्मित किया है। अब गृह प्रवेश के लिए कौन सी तिथि और दिन शुभ रहेगा, यह बताने के लिए पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने अपनी पंचांग पत्री निकाली और पूछा, किसके नाम से मुहूर्त देखना है? चेतन के नाम से या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से? तभी चेतन के मामा बोले, पंडित जी, चेतन इस घर का बड़ा बेटा है, उसी के नाम से मुहूर्त देख लीजिए। पंडित जी ने पंचांग देखकर गहन विचार किया और 15 दिन बाद की एक शुभ तिथि बताई। चेतन ने मामा जी के माध्यम से पंडित जी को ₹11 दक्षिणा दी, लेकिन पंडित जी ने पैसे देखते ही पूछा, ये राशि किसने दी है? मामा जी ने कहा, चेतन ने ही दी है। इस पर पंडित जी ने वह राशि चेतन को लौटा दी और बोले, तू शीला का बेटा है, तू मेरा भी भांजा हुआ। मैं भांजे से दक्षिणा नहीं ले सकता। चेतन अपने मामा के साथ घर लौटा और मां को बताया कि 15 दिन बाद गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त है। उसने मां से पूछा, अब बताओ, गृह प्रवेश के लिए और क्या क्या करना होगा? शीला ने कहा, वहां सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करेंगे और तुम्हारे भाइयों व रिश्तेदारों को एक भोज भी देना पड़ेगा। चेतन ने चिंतित होकर कहा, मां, इस तरह तो सुमित्रा की शादी में देरी हो जाएगी, नहीं तो हमें फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। शीला ने शांत भाव से जवाब दिया, जब समय आएगा तब देखेंगे। चेतन ने कुंदन, निक्के और कालू को भी इस शुभ मुहूर्त की जानकारी दी और सभी को आगाह किया कि हम सबको इस दौरान बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये सभी खर्च पूरे हो पाएंगे। कुंदन ने आत्मविश्वास से कहा, भाई, चिंता मत करो, गांव के नंबरदार का घेर भी तो बनाना है, वहां से भी कुछ लाभ होगा। चेतन ने हल्की हंसी के साथ कहा, नंबरदार ने हम पर इतना उपकार किया है, क्या हम उनसे मेहनताना मांगेंगे? कुंदन ने भाईचारे के भाव में उत्तर दिया, भाई, हम मांगेंगे नहीं। अगर वो खुद अपनी मर्जी से कुछ देंगे तो हम उनके इस उपकार की सराहना करेंगे। यदि वो फिर भी कुछ देते हैं तो क्या करेंगे? चेतन ने जवाब दिया, हाँ कुंदन, तब तो हमें लेना पड़ेगा। कुंदन ने तर्क किया, भाई, उन्हें हमें जमीन देने से घाटा नहीं हुआ, बल्कि लाभ ही हुआ था। उस जमीन के सही मूल्य के बदले उन्हें लाभ मिला था। चेतन ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही। और दूसरा, नंबरदार अपनी प्रतिष्ठा को कभी आघात नहीं पहुंचने देगा। उन्हें डर रहेगा कि अगर उन्होंने मजदूरी नहीं दी और हमने बात फैला दी तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। चेतन ने कुंदन की बातों से सहमति जताई और गृह प्रवेश की तैयारियों में जुट गया। उसने अपने सगे संबंधियों और मित्रों को आमंत्रित करने की तैयारी कर दी। सत्यनारायण कथा के लिए
उसी गांव के पंडित जी को बुलाने का विचार किया ताकि पूजा विधिवत संपन्न हो सके। चेतन के माता पिता के गांव के पंडित ने स्पष्ट कह दिया कि वे हमारे क्षेत्र में नहीं आते। सभी पंडितों के बीच यही रिवाज है कि वे अपने अपने इलाके की सीमा में ही पूजा पाठ करते हैं। चेतन ने अपने मामा के गांव के पंडित से भी संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने भी जवाब दिया कि बेटा खुद जाकर जानकारी कर लेना। चेतन ने गांव के नंबरदार को सूचना दी कि हमने फलाने दिन गृह प्रवेश तय किया है, पंडित जी को भी इस बारे में बता दीजिए और कथा का आयोजन करवा दीजिए। नंबरदार ने कहा, चेतन बेटा, मैं पंडित जी से कह दूंगा, लेकिन याद रखना हमारे यहाँ के पंडित दलितों के घर में कथा का आयोजन नहीं करते। तुम लोग अपने घर के बाहर जो मेरा खाली खेत पड़ा है वही कथा का सामान रख लेना। साफ सफाई की कोई चिंता मत करना, सब हो जाएगा। चेतन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उस खाली खेत को आधे दिन में ही समतल बना दिया, पानी डालकर उसे अच्छे से तैयार किया और ऊपर से शीला ने गोबर मिट्टी से उसकी लिपाई कर दी, जिससे वह जगह बेहद आकर्षक लगने लगी। नंबरदार ने उसी नियम के पेड़ के नीचे अपनी चारपाई लगवाई और चेतन से कहा, बेटा तुम अपनी तैयारी करो, यह जगह अब तैयार है। और हाँ, यह सामान की सूची ले लो जो कथा के दौरान पंडित जी को चाहिए होगी। नंबरदार ने चेतन को निर्देश दिए कि कथा का सामान एक दिन पहले शाम को लाकर नियम के पेड़ के नीचे रख देना। अपने परिवार और रिश्तेदारों के भोजन का प्रबंध अपने घर के आंगन में कर लेना और भोग का सामान तुम्हारी पत्नी इसी जगह एक कोने में बनाएगी। शीला भोग नहीं बना सकती क्योंकि वह विधवा है और किसी भी शुभ कार्य में विधवा का आगे आना अशुभ माना जाता है। चेतन ने सारी बात समझ ली और तय समय से पहले कथा का सारा सामान नियत स्थान पर रखवा दिया। नाते रिश्तेदार भी दूर दूर से आ पहुंचे थे, जिससे चेतन के घर का माहौल उत्सव जैसा हो गया। मुहूर्त के दिन सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया। पंडित जी भी सुबह सवेरे ही आ गए और पूजा की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने सत्यनारायण जी के लिए केले के पत्तों से सजाई हुई चौकी बनाकर पूजा का स्थान बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार किया। पूजा स्थल पर सभी मूर्तियों को दूध और गंगा जल से स्नान कराकर स्थापित किया गया और शंख ध्वनि के साथ पूजा आरंभ हुई। करीब 1 घंटे की कथा और आरती के पश्चात समापन किया गया। इसके बाद पंडित जी और नंबरदार को सम्मान पूर्वक विदा किया गया। बाद में सभी को सामूहिक भोज दिया गया। शाम को कुंदन अपने छोटे भाइयों के साथ बैलगाड़ी में पूजा का सामान लेकर घर वापस आ गया। शीला और जयवती ने उस सामान को व्यवस्थित तरीके से सजा दिया और चेतन रिश्तेदारों की आवभगत में लगा रहा। नजदीक के रिश्तेदार तो उसी दिन लौट गए और जो दूर के थे वे अगले दिन सुबह नाश्ता करके विदा हुए। अंततः चेतन और उसके परिवार वालों ने उस दिन आराम किया और थकान मिटाई और अगले दिन से वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आए। शीला ने अपने सभी देवरों और जेठों के चेहरे पर एक ऐसा तीखा तमाचा जड़ा था जिन्होंने उसके पति की मृत्यु के बाद उसे गांव छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। बावजूद इसके शीला ने उन्हें गृह प्रवेश के भोज में विनम्रता से आमंत्रित किया और सभी लोग आए भी थे, सोचते हुए कि इतने वर्षों में शायद शीला सब भूल चुकी होगी। लेकिन शीला के दिल के वो जख्म और गहरे हो जाते थे जब वो उन सभी को अपने बेटों से बात करते देखती थी। इन तमाम उलझनों को नजरअंदाज करते हुए शीला ने अपने बड़े बेटे चेतन से कहा, बेटा अपने चाचा और ताऊ से बात करो और सुमित्रा के लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश करो, लेकिन याद रखना आखिरी फैसला तुम्हारा ही होना चाहिए। घर बार सुमित्रा की पसंद के अनुसार ही होना चाहिए। आखिरकार वो चार भाइयों की इकलौती बहन है। चेतन ने अपनी मां की बात मानते हुए सबसे पहले अपने चाचा से बात की। उसने पूछा, चाचा सुमित्रा के लिए कोई लड़की का रिश्ता नजर में है? चाचा ने कहा, हाँ एक लड़का है, देख लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। चेतन ने कुंदन को साथ लिया और उमा गांव जाने की तैयारी कर ली। दोपहर तक वे वहां पहुंच गए, लड़के का घर देखा और फिर लड़की से मिले। पहली नजर में दोनों भाइयों ने लड़की को नापसंद कर दिया और वापस अपने घर लौट आए। घर पहुंचने के बाद चेतन ने अपनी मां से कहा, मां चाचा की पसंद तो बेहद खराब है। हमारी सुमित्रा और वो लड़का, मान लिया कि पापा नहीं है, पर हम 4 भाई तो हैं, क्या हम सुमित्रा की शादी किसी अजनबी से कर देंगे?
शीला ने चेतन से कहा। चलो अब ताऊ से बात कर लेते हैं। एक सही मौके की तलाश कर चेतन ने ताऊ से सुमित्रा के लिए लड़के के बारे में पूछा। ताऊ ने कहा, भतीजे, एक लड़का है, लेकिन पता नहीं उसकी शादी हो गई है या नहीं। चेतन ने फिर कुंदन को साथ लेकर उस गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह नाश्ता करके ताऊ को साथ लिया और निकल पड़े। 2-3 घंटे के बाद वे उस जगह पहुंचे। वहां घर द्वार देखा और लड़के से मिले। लड़के की शक्ल सूरत, रंग रूप और कदकाठी ठीक ठाक लगी। चेतन ने कहा, ठीक है ताऊ, छोटे भाइयों को भी दिखा देता हूं। तब तक आप इस रिश्ते के बारे में और किसी से बात मत करना। रास्ते में लौटते समय ताऊ ने चेतन से कहा, रे चेतन, तू तो बड़ा सीधा है। लड़का और घर देखकर ही तसल्ली कर ली। यह भी नहीं पता किया कि खेती बाड़ी कैसी है, लड़का क्या काम करता है। चेतन ने जवाब दिया, ताऊ, अभी हमने पक्का थोड़े ही किया है, पहले सब बात कर लेते हैं और फिर निर्णय लेंगे। घर लौटकर चेतन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम्हारे हिसाब से चाचा और ताऊ में से कौन बेहतर है? शीला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तेरे ताऊ की आदतें तेरे चाचा से कहीं ज्यादा बेहतर है। ताऊ ने तो उस समय भी समझाया था कि शीला को वहीं रहने दो, सब ठीक हो जाएगा, पर तेरे चाचा ने मुझे चैन से रहने ही नहीं दिया, तभी तो मुझे तुझे लेकर मायके जाना पड़ा। अब ये सब बातें छोड़ और अपने काम पर ध्यान दे। चैतन्य ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे और कुंदन के अनुसार घर बार दोनों ठीक लगे। हमने बहुत गहराई से जांच तो नहीं की, मगर रास्ते में ताऊ ने कुछ बातें कही थी। जब शीला ने पूछा कि ताऊ ने क्या कहा, तो चैतन्य ने सारी बातें माँ को बता दी। सुनकर शीला ने सोचा और कहा, बात तो सही है, यह देखना जरूरी है कि लड़का क्या करता है, कहीं आवारागर्दी में तो नहीं उलझा, उसके पास खेती बाड़ी है भी या नहीं। चैतन्य बोला, माँ ठीक है, निक्के और कालू को भेजते हैं, वो जाकर सही तरीके से देख लेंगे, तभी आगे की बात करेंगे। 2 दिन बाद निक्के और कालू ताऊ के साथ लड़के को परखने के लिए निकले। जब वे वहां पहुंचे, सबसे पहले निक्के ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे ताऊ, मैं तो अपनी बेरी लाना ही भूल गया, आप तो पीते नहीं, अब क्या करें। तभी लड़के के पिता ने कहा, बेटा, हमारे यहाँ कोई बेरी तंबाकू का सेवन नहीं करता, अगर लानी हो तो तुम्हें गांव के पास की बस्ती में जाना पड़ेगा, वहां दुकान है। निक्के ने कहा, ठीक है, मैं कालू को भेज दूंगा, किसी बच्चे को उसके साथ भेज दीजिए। लड़के के पिता ने कहा, अरे क्यों ना लड़का खुद ही चला जाए। कालू और लड़का साथ में चल पड़े। रास्ते में कालू ने लड़के से पूछा, तुम्हारा कोई स्थायी कामकाज है या कुछ कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं। कालू ने फिर पूछा, कितनी जमीन है तुम्हारे पास? लड़के ने कहा, केवल 5 बीघा जमीन है। कालू ने कहा, और तुम्हारे पापा क्या करते हैं? लड़के ने बताया, मेरे पापा राजमिस्त्री हैं और मैं भी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम करता हूं अपने उस्ताद के यहाँ। वहां पहुंचने पर कालू ने दुकानदार से एक छोटी बेड़ी का बंडल मांगा। दुकानदार ने पूछा, कौन सी चाहिए? पहलवान छाप 27 या 500 दो। कालू ने कहा, कोई भी दे दो। बंडल लेकर वे वापस चल पड़े। रास्ते में कालू ने फिर लड़के से पूछा, क्यों ना पढ़ाई पूरी करने के बाद ही शादी कर लेते, अभी क्यों कर रहे हो? लड़के ने कहा, मेरी माँ की इच्छा है और वो अक्सर बीमार रहती है, इसलिए उनकी चाहत है कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। कालू को उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। उसने बेड़ी का बंडल निक्के को दिया और कहा, लो बेड़ी पी लो और चलते हैं। निक्के ने कहा, नहीं नहीं, अब छोड़ो, रास्ते में पी लूंगा, यहां धुआं सबको लगेगा। फिर उसने कहा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, बड़े भाई पीछे पड़े थे इसलिए हम आए थे। लड़का और घरबाज सब ठीक ही लग रहे हैं, भाई से कह देंगे कि बात पक्की कर लो। असल में ताऊ को इन चारों भाइयों ने कोई भी जानकारी नहीं दी थी। निक्के ने बड़ी चालाकी से मात्र 25 पैसों में सारा काम करवा लिया, यहां तक कि ताऊ को भी इसका आभास नहीं हुआ। घर लौटकर ताऊ ने मां से शिकायती लहजे में कहा, देख शीला, मेरे ऊपर दोष मत मढ़ना, तेरे बेटों में से किसी ने भी घर बार के अलावा और कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की। तब चेतन बोला, ताऊ जी, हम आपको इतना तो मानते ही हैं कि आप हमें कोई गलत रास्ता नहीं दिखाओगे। ये सुनकर ताऊ को थोड़ी राहत मिली और वह अपने घर की ओर लौट गया। चेतन ने पूछा, तो बताओ, तुम दोनों ने वहां जाकर क्या देखा?
इस पर कालू हंसते हुए बोला, मानिक के भाई तो बड़े कलाकार निकले। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपना ड्रामा शुरू कर दिया और निक्के ने तो तुरंत बेरी की फरमाइश कर दी। सभी ने हंसते हुए सारी बातें सुनी और घर के लोग खुश हो गए। फिर अपने चाचा, ताऊ और बाकी सगे संबंधियों को साथ लेकर एक दिन लड़के का रिश्ता पक्का कर दिया। सबने तय किया कि जल्दी ही विवाह का आयोजन करके पीली चिट्ठी भेज दी जाएगी। रिश्ता पक्का होने के बाद चेतन नंबरदार के पास गया और कहा, ताऊ जी, हम सुमित्रा का रिश्ता तय कर आए हैं। कृपया पंडित जी से कहकर कोई शुभ मुहूर्त निकलवा दें। नंबरदार ने कहा, और बेटा कुछ और? तब चेतन बोला, हाँ, साथ ही वो पीली चिट्ठी भी बनवा दें और कल से आपके घर का निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। सरिया, सीमेंट और बदरपुर की व्यवस्था कर लीजिए। नंबरदार ने कहा, ठीक है चेतन, काम शुरू करो, जो चाहिए मनवा दूंगा। और हाँ, मैं आज ही विवाह का मुहूर्त निकलवाता हूं। चेतन ने ये सारी बातें अपनी मां और भाइयों को बताई। शीला ने सुमित्रा के लिए खरीदारी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे शादी की तैयारी करने लगी। उसी समय जिला की बहू जयवती ने आकर कहा, मां जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस उल्टी सी महसूस हो रही है। और इतना कहकर वो उल्टियां करने लगी। शीला घबरा गई और तुरंत उसे गांव के हकीम के पास ले गई। हकीम ने उसकी नब्ज देखकर कहा, शीला, घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान तुम्हें खुशियों से नवाज रहा है। संभाल कर रखो ये खुशियां, तुम दादी बनने जा रही हो। यह सुनकर शीला ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने स्वर्गीय पति की यादों में खो गई। शीला कभी भी ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी जब उसे अपने स्वर्गीय पति की याद ना आती हो। हर शुभ अवसर पर उनके न रहने की कमी उसे भीतर तक झकझोर देती थी और अक्सर उसकी आंखों में आंसू छलक आते थे। आज जब वह घर आकर अपनी खुशी सभी से साझा करने लगी तो एक बार फिर भावुक हो गई और रोते हुए बोली, चेतन के पापा, देखो अब तुम्हारा चेतन भी पापा बनने वाला है। काश आप यहां होते तो हमारी खुशी कितनी और बढ़ जाती। शीला के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसन दौड़ी चली आई और जब उसे पूरी बात पता चली तो उसने शीला को दिलासा देते हुए कहा, अरे बहन, जब जिंदगी हमें खुशियों का ढेर देती है तो बीती यादें भी मन में उठ खड़ी होती है। पर अब आंसू पोंछ लो और बहू का ख्याल रखो। उसकी सेहत अच्छी रहेगी तो बच्चा भी गर्भ में अच्छी तरह पलेगा। इसके बाद शीला ने सुमित्रा से कहा, बेटी, अपनी भाभी का ध्यान रखना। पहले 1-2 महीने थोड़ी तकलीफ होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसे जो पसंद आए वही खिलाना और अगर कुछ बाहर से मंगाना हो तो भाइयों से कहकर मंगवा लेना। मैं तेरी शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। जल्दी ही तेरी बड़ी बहन को भी बुला लूंगी। विवाह की तारीख तय हो चुकी थी और अब सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा था। शीला ने कहा, तुझे भी अब घर में ही रहना होगा, नहीं तो बाहर के कामों में उलझकर चेहरे का रंग फीका पड़ जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। उसने जयवती को सख्त हिदायतें दी कि अपनी ख्वाहिशों को मारना मत, जो भी चाहिए बस बता दिया कर। शीला ने समझा तो दिया था, लेकिन मन में अभी भी एक अनजाना डर बना हुआ था। सुमित्रा के बारे में उसका यह विश्वास था कि वह अभी भी एक बच्ची ही तो है। उसे इतनी समझ कहां कि खुद से सब संभाल सके। इसीलिए शीला अपनी बहू और सुमित्रा की शादी दोनों कामों पर अपनी पैनी नजर रख रही थी, ताकि कोई भी चीज उसकी निगाह से चूक न जाए। शीला ने अपने पुत्र चेतन से कहा, बेटा, अब तुम्हारे पास 2 जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल रखना है और साथ ही साथ सुमित्रा की शादी की भी तैयारियां करनी है। ये कहते हुए उसने भरोसा दिलाया, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हर काम में तुम्हारी मदद करेंगे। धीरे धीरे तैयारियां शुरू हो गई। सुमित्रा की शादी का दिन करीब आ गया। सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया और बहुत धूमधाम से सुमित्रा का विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद सुमित्रा अपने ससुराल चली गई, जहां परंपरागत फेरे और पगफेरे की रस्में संपन्न हुई। सुमित्रा अब पूरी तरह अपने ससुराल की हो गई और शीला को यह जानकर बहुत संतोष हुआ कि सुमित्रा अपने नए घर में खुश है और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब शीला की पूरी देखभाल अपनी बहू जयवती पर केंद्रित हो गई। वह पूरे दिन उसकी देखभाल करती, इंश्योरिंग कि उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। जब जयवती की गोद भराई की रस्म हुई, उसके पीहर वाले भी आए। इस मौके पर जयवती के पिता ने शीला से बात की और कुंदन के लिए अपनी बेटी श्यामा का विवाह प्रस्ताव रखा।
शीला ने संयम से कहा, भाई साहब, अभी कुछ समय और रुकिए। जब जयवती के कोई संतान होगी तब हम इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। फिलहाल हमें जयवती की देखभाल करनी है। जयवती के पिता ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बहन जी, जैसी आपकी इच्छा। जब जयवती का बच्चा हो जाएगा तब इस बारे में निर्णय कर लेंगे। वर्षा ऋतु के बाद आषाढ़ के महीने में जयवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। जिस दिन यह खुशखबरी आई, आसमान पर काले बादल छाए थे और तेज बारिश हो रही थी। जैसे ही जयवती ने बेटे को जन्म दिया, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह देखकर शीला ने बच्चे का नाम मेघ सिंह रखने का विचार किया। छठी के दिन उसने सबको बताया कि चेतन के बेटे का नाम मेघ सिंह होगा और सभी ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया। छठी पूजन के बाद शीला ने अपने चारों पुत्रों से कहा, मैं अपने पोते के आगमन की खुशी में मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों के लिए एक भव्य भोज आयोजित करना चाहती हूँ। सभी बेटों ने सहमति व्यक्त की और आयोजन की तैयारी शुरू कर दी। अब शीला पूरी तन्मयता से प्रतिभोज की तैयारियों में लग गई। उसने पंडित जी से सौभाग्यशाली दिन निकलवाया और उसी के अनुरूप सभी को निमंत्रण भिजवा दिया। इस समारोह में चेतन के ससुराल वाले भी आए, क्योंकि नवजात शिशु के लिए वस्त्र और आभूषण लाना उनकी जिम्मेदारी थी, जिसे पारंपरिक रूप से चौचक कहा जाता है। जब बेटी के घर संतान होती है तब मायके से यह भेंट भेजी जाती है। प्रतिभोज के दिन सभी लोग एकत्रित हुए। इस मौके पर जयवती के पिता ने शीला से कहा, बहन जी, आज का दिन बहुत शुभ है। मैं चाहता हूं कि श्यामा और कुंदन की शादी की बात आज ही पक्की कर दी जाए। शीला ने निश्चिंतता से कहा, भाई साहब, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। अगर आपको यह उचित लगता है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। पहले चंदन का तिलक करवा दीजिए, फिर कथा का आयोजन करेंगे। इसके बाद भोज होगा और फिर हम शादी के लिए मुहूर्त निकलवाएंगे। यह सुनकर जयवती के पिता बेहद प्रसन्न हो गए और श्यामा का रिश्ता कुंदन से पक्का कर दिया। कथा के आयोजन के बाद प्रसाद वितरित किया गया और फिर सभी ने प्रतिभोज में भाग लिया। 1 महीने बाद चेतन अपने ससुराल पीली चिट्ठी लेकर लौटा, जिसमें लिखा था कि श्यामा और कुंदन की शादी 7 महीने बाद संपन्न होगी। इस खबर से शीला अत्यंत खुश हो गई। उसने चेतन से कहा, ये अच्छा हुआ, हमारे पास 7 महीने का समय है। अब तुम नंबरदार से बात कर लेना और कुंदन की शादी के लिए कुछ पैसे उनसे मांग लेना, ताकि बहू के लिए गहने और वस्त्रों की व्यवस्था की जा सके। समय बीतता गया और सभी ने अपने अपने हिस्से के कामों में जुटकर तैयारियां पूरी कर ली। 7 महीने के बाद शादी का शुभ दिन आ गया। श्यामा के लिए गहने और कपड़े पहले से ही तैयार थे। विवाह के दिन कुंदन की बारात धूमधाम से निकली और 2 दिन बाद श्यामा विवाह की सभी रस्में पूरी कर कुंदन के साथ शीला के घर आ गई। शीला के जीवन में खुशी की बयार चल पड़ी थी, लेकिन समय ने करवट ली। देखते ही देखते जयावती का बेटा मेघ सिंह 1 साल का हो गया और तभी अचानक चेतन की तबीयत बिगड़ने लगी। लाखों प्रयासों के बाद भी शीला अपने बड़े बेटे चेतन को बचा नहीं सकी। यह अपार दुख शीला और उसके परिवार पर मानो कहर बनकर टूटा। एक हंसता खेलता परिवार गहरे शोक में डूब गया। कुंदन की शादी को अभी 1 साल भी नहीं बीता था और मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि कुंदन की नई बहू के कदम पड़ते ही इस घर में विपत्तियां आ गईं, तो कोई मेघ सिंह को अपशकुन मानता। बातें इतनी बढ़ गईं कि हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। शीला को लगा जैसे उसका सब कुछ लुट गया है। वह दुख के अथाह सागर में डूब चुकी थी। चेतन की मृत्यु के बाद शीला भी बीमार पड़ गई। शीला अपने बड़े बेटे की मृत्यु के आघात से उबर नहीं सकी। जिसने अपनी जवानी में पति को खोने के बाद भी अपने आत्मबल को बनाए रखा था, वह अब बिखर गई थी। चेतन के निधन के बाद शीला के जीवन के अंतिम दिन बहुत पीड़ा में बीते। कुंदन और उसके भाइयों ने हर संभव प्रयास किए, परंतु वे उसे बचा नहीं सके। चेतन की मृत्यु के मात्र 6 महीने बाद ही शीला भी इस संसार से विदा हो गई। अब परिवार की सारी जिम्मेदारियों का बोझ कुंदन पर आ गया। अपने भाई और मां के अचानक चले जाने से कुंदन का हृदय व्यथित था। वह पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस संकट में क्या करे। तभी नंबरदार ने उसे ढाढ़स बंधाया और समझाया, कुंदन, मुश्किलों से भागने से कोई समाधान नहीं मिलेगा। यह समझो
कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हें इस कठिन परीक्षा को हर हाल में उत्तीर्ण करना ही होगा। यदि तुम टूट गए तो यह परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। तुम्हारे भाई, छोटा भतीजा, विधवा भाभी और तुम्हारी पत्नी, सभी का मनोबल चकनाचूर हो जाएगा। नंबरदार की बातें कुंदन के दिल में उतर गईं। उसने यह निश्चय किया कि अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए वह शांति पाठ और कन्याओं को भोज कराएगा। उसने सभी रिश्तेदारों को बुलाया और नियमानुसार शांति पाठ और कन्या भोज का आयोजन किया। इसके बाद कुंदन ने अपनी बहनों, बहनोइयों और ससुराल वालों के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की। उसने अपने छोटे भाई कालू को कहा कि उसे जो काम अच्छा लगे वह उसे शुरू कर दे। अब सबको एकजुट होकर काम करना होगा, तभी यह परिवार चल सकेगा। कुंदन ने अपने ससुराल वालों से निवेदन किया कि वे उसकी भाभी को कुछ समय के लिए अपने साथ ले जाए, ताकि वह अपने दुखों को भुला सके। अब मां तो नहीं रही जो इन्हें संभालती थी। यदि भाभी यहां अकेली रह गई तो उनका दुख और गहरा जाएगा। साथ ही श्यामा भी व्यथित होगी। जब ये दोनों दुखी होंगी तो परिवार की देखभाल कौन करेगा? सभी को कुंदन की यह बात सही लगी और उन्होंने सहमति जताई। बहनों ने छोटे भाई कालू को भी समझाने की कोशिश की। कालू ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी रुचि किसानी में नहीं है। उधर कुंदन के ससुर ने भी सहमति जताते हुए कहा, बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम जयवती को अपने साथ ले जाएंगे ताकि उसका मन बदल सके। जब कभी भी समय मिले, घुमाने फिराने के बहाने उसे वापस लाया करो। उन्होंने बहनों से भी कहा कि वे समय समय पर भाभी के पास आती जाती रहें, ताकि भाभी का अकेलापन भी कुछ कम हो सके। ससुराल के इस सुझाव से सभी संतुष्ट हो गए। कुंदन ने अपनी पत्नी श्यामा को समझाया, तुम भी इन सभी की देखभाल में जुट जाओ, ताकि हम सब मिलकर इस परिवार को संभाल सकें। इसके बाद हर कोई अपने कामों में व्यस्त हो गया। निक्के तो पहले से ही खेती बाड़ी करता था, लेकिन अब उसने 7,710 बीघे जमीन बटाई पर लेकर खेती शुरू कर दी थी, जिससे पूरे साल का अनाज मिल जाता था। कालू ने भी निक्के के साथ काम करना शुरू कर दिया और साप्ताहिक पशु बाजार में एक व्यापारी के साथ जाने लगा। व्यापारी भैंसों का व्यापार करता था और धीरे धीरे कालू को भी भैंसों के व्यापार का अच्छा ज्ञान हो गया। एक दिन कालू ने निक्के और कुंदन से कहा, भाई, अगर पैसों की व्यवस्था हो जाए तो हम एक भैंस खरीद सकते हैं। इससे भूसा भी काम आएगा और हमें दूध, दही, घी और लस्सी भी मिलती रहेगी। कालू की यह बात सुनकर सभी को अच्छा लगा, खासकर श्यामा को। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देवर जी ने सही कहा है। मुझे भी कुछ काम मिल जाएगा और दिन भर भैंस की देखरेख करने में समय भी कट जाएगा। दीदी और मुन्ना को भी बुला लेंगे। इससे मुन्ना के साथ तुम सबकी थकान भी दूर हो जाएगी। कुंदन और निक्के दोनों श्यामा की ओर देख मुस्कुराए और बोले, भाई, जब तेरी भाभी ने सब कुछ सोच समझकर बताया है तो अब हम मना भी कैसे करें? कुंदन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, व्यापारी से बात कर लो और एक अच्छी सी भैंस खरीद लो। हाँ, व्यापारी को यह जरूर कह देना कि हम 6 महीने में पैसा चुकता करेंगे। कालू ने पहले ही व्यापारी चाचा से भैंस लेने की बात कर रखी थी। उसने व्यापारी से कहा था, चाचा, इस भैंस को अभी मत भेजना, मैं भाइयों से बात करके आपको बताऊंगा। कुछ दिनों बाद कालू झिझकते हुए व्यापारी के पास गया और बोला, चाचा, भाई ने भैंस खरीदने की हाँ कर दी है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। व्यापारी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, समस्या कैसी बेटा? कोई भी मसला हो उसका हल जरूर होगा, बताओ तो सही। कालू ने धीरे से कहा, भैया ने कहा है कि पैसे हम 6 महीने बाद ही चुका पाएंगे। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, अरे कालू, तेरे भाई की हाँ ही मेरे लिए काफी है। पैसों की चिंता मत कर, तू भैंस ले जा। वैसे भी तुझे मालूम है कि मैंने यह भैंस कितनी कीमत पर दी है। तुमसे कोई मुनाफा नहीं कमा रहा हो। अपने भाई से कह देना कि 1 साल तक भी भुगतान हो, कोई बात नहीं। तेरे भाई की बात को कौन मना कर सकता है। कालू भैंस लेकर घर लौट आया। उधर श्यामा यह देख रही थी। जैसे ही कालू ने भैंस को खूंटे से बांधा, भैंस ने वहीं गोबर कर दिया। श्यामा की मां दौड़कर आई और एक उंगली से गोबर लेकर अपने और कालू के माथे पर तिलक कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे बाबा कहते थे कि जब नया पशुधन घर में आते ही गोबर करे तो यह शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि उस घर में खुशियों की शुरुआत हो गई है।
कालू ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, माँ, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन खुशियां कहाँ है? पिछले 1 साल से हमारी खुशियों पर जैसे ग्रहण लग गया है। ऐसा लगता है कि इस घर पर किसी की बुरी नजर लग गई है। भगवान करे आपके मुंह से निकली बात सच हो जाए। श्यामा ने सहमति जताते हुए कहा, देवर जी, आप सही कह रहे हैं। वो पुरानी खुशियां तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन नई खुशियां अगर मिले तो हम अपने पुराने गमों को शायद थोड़ा भुला सकें। शाम को जब कुंदन घर आया तो उसने कालू से कहा, अरे कालू, मैंने तो यह नहीं कहा था कि इतनी जल्दी भैंस ले आओ। अभी तो वैसे भी बहुत कर्ज है, ऊपर से तुम भैंस भी ले आए। कालू ने जवाब दिया, भैया, आपने कहा था कि 6 महीने में पैसे चुका देंगे, लेकिन व्यापारी चाचा ने हमें 1 साल का समय दे दिया है, इसलिए मैंने भैंस ले ली। और भैंस भी बहुत अच्छी है, उसके साथ एक बछिया भी है। भगवान ने चाहा तो 3 साल में यह भी बड़ी होकर दूध देने लगेगी। कुंदन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाई, चलो अब इसे अच्छे से संभालो। कुंदन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। इस बीच कुंदन ने एक बढ़ई से कुछ खेतीबाड़ी के औजार और हल बनवाने के साथ साथ लोहे के काम और उत्तराती कुर्सी बनाने की कला भी सीख ली थी। अब कुंदन के पास फुर्सत का समय शायद ही बचा था। वह अगर राजमिस्त्री का काम छोड़ता तो बड़े कारीगरी के कामों में जुटा रहता। इसके बावजूद वह भीतर से उस सुकून को महसूस नहीं कर पा रहा था जिसकी उसे तलाश थी। 1 साल के भीतर कुंदन ने भाइयों की मदद और कठिन परिश्रम से सारे कर्जे को चुकता कर दिया था। अभी इस बात को 10 दिन भी नहीं हुए थे कि उसके ससुर अचानक घर आए। उन्हें देखकर कुंदन ने उत्साहित होते हुए कहा, पिताजी, मुन्ना और भाभी को भी साथ लाते तो अच्छा लगता। ससुर ने गंभीरता से कहा, कुंदन, मुझे मालूम है कि तुम लोग मुन्ना से बेहद प्यार करते हो। मैं भी उसी के बारे में बात करने आया हूं। कुंदन ने चौंकते हुए पूछा, तो बताइए पिताजी, क्या कहना है? ससुर ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुम समझदार हो। तुम जानते हो जयावती की उम्र अभी कितनी है। उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है। मैं उसे विधवा की तरह श्वेत वस्त्रों में नहीं देख सकता। ये समय बहुत खराब है, चारों तरफ दरिंदे हैं। मैं चाहता हूं कि घर की इज्जत घर में ही रहे, इसलिए मैं तुमसे एक अनुरोध करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम निक्के से जयवती की शादी करा दो। अगर ऐसा होगा तो मुन्ना भी तुम सबके साथ रहेगा, वरना वह भी जयवती के साथ चला जाएगा। ससुर की बातें सुनकर कुंदन स्तब्ध रह गया। उसने तो कभी इस विषय पर विचार ही नहीं किया था। खुद को संभालते हुए कुंदन ने धीरे से कहा, पिताजी, मुझे 15 दिन का समय दीजिए। मैं सबके साथ बात करके ही कोई निर्णय ले पाऊंगा। ससुर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं चलता हूं। ससुर के जाने के बाद कुंदन ने अपनी पत्नी श्यामा और जयवती की छोटी बहन से सारी बातें साझा की। उसने कहा, तुम्हारे बापू भाभी को निक्के के साथ शादी करने के लिए कह रहे हैं। अब तुम ही बताओ, क्या यह संभव है? श्यामा ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, हमारे यहां तो ऐसा होता है। अगर दोनों परिवार और दोनों पक्ष राजी हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम निक्के से बात कर लो, उसे साफ साफ बता दो। अगर उसे किसी कुंवारी कन्या से ही शादी करनी हो तो यह भी बता दो। जयवती को अपनाने के निर्णय पर विचार करते हुए श्यामा बोली, अगर तुम सचमुच जयवती को स्वीकार करना चाहते हो तो मुझे पहले से सूचित करना। मैं एक दिन पीहर जाकर बहन से बात कर लूंगी। यदि वह भी सहमत होती है तो मैं पिताजी से बात करूंगी, और यदि नहीं तो मैं बस मुन्ना से मिलने का बहाना बनाकर वहां जाऊंगी। श्यामा की बात सुनकर कुंदन को स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। उसने निक्के को बुलाकर कहा, सुनो भाई, कल मुन्ना के नाना आए थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम जयवती को अपनी पत्नी के रूप में अपनाओगे तो मुन्ना भी हमारे साथ रहेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वह जयवती को किसी और के साथ बिठा देंगे और मुन्ना भी वहीं चला जाएगा। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम जयवती के साथ रहोगे या अपनी नई शादी करोगे। निक्के, जो इस अनोखी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं था, कुछ क्षण के लिए मौन में डूब गया। फिर उसने गहरी सोच के बाद कहा, भाई, मुन्ना के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर मुन्ना किसी और के साथ चला जाएगा तो ये हमें स्वीकार नहीं होगा। क्यों ना हम उसे अपने पास ही रखें? निक्के की बात सुनकर कुंदन ने संतोष की सांस ली और कहा, मुझे पता था कि हम मुन्ना को इतना चाहते हैं कि उसे किसी और के साथ नहीं देख सकते। ठीक है, मैं मुन्ना की मौसी को भेजता हूं, वह भाभी से बात कर लेंगी।
अगर वह तैयार होती है तो हम शुभ दिन देखकर जयवती को चुनरी ओढ़ाकर तुम्हारे लिए लाएंगे। इसके बाद कुंदन ने श्यामा को सूचित किया, निक्की तैयार है। तुम पीहर जाकर बात करने से पहले एक बार जयवती से साफ साफ बात कर लो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह इसके लिए तैयार है या नहीं। श्यामा को सब समझ आ गया और वह पीहर जाने की तैयारी करने लगी। शाम ढलते ही श्यामा मुन्ना के पास पहुंच गई। उसे देखकर सब हैरान रह गए कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के क्यों आई है। श्यामा की मां ने चिंतित होकर पूछा, बेटी सब ठीक तो है ना? तू अकेली ही आई है, दामाद बाबू नहीं आए? श्यामा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां सब कुछ ठीक है। मुझे मुन्ने की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उससे मिलने चली आई। उसी समय श्यामा के पिता भी आ गए और अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर श्यामा ने मौका देखकर अपनी बड़ी बहन जयवती से कहा, दीदी पिताजी चाहते हैं कि तुम निक्के के साथ अपना जीवन बिताओ। अगर हम इसे मना कर देते हैं तो पिताजी तुम्हें किसी और जगह बिठा देंगे। जो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जयवती ने श्यामा की बातों को रोकते हुए उसकी होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और कहा, छोटी तुझे अब मेरा हाल जानने की क्या जरूरत? तेरे सवालों में अब समझदारी झलकती है, पर मेरा जीवन तो तभी समाप्त हो गया था जब तेरे जीजा इस संसार को छोड़कर चले गए थे। अब मेरा अस्तित्व केवल मुन्ना के साथ उसके घर में ही है, और दूसरी जगह जाने की बात वो तो तूने सोच भी कैसे लिया? जयवती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू क्या नहीं जानती कि मुन्ना को इस परिवार में कितनी अहमियत दी जाती है? उसके सभी चाचा उसे अपने प्राणों से भी अधिक मानते हैं। ऐसे में अगर मैं कहीं और चली जाऊं तो क्या तू भरोसा कर सकती है कि वे लोग मुन्ना के साथ वही सम्मान और प्यार से पेश आएंगे? और निक्की जो मेरा देवर है, मैं उसे बखूबी जानती हूं, वह हमेशा अपने परिवार के लिए खड़ा रहेगा। फिर दूसरी जगह जाने की बात कहां से आई? क्यों ना अपने ही घर में हम सब साथ रहें? श्यामा बहन की बातों से आश्वस्त होकर अपने बापू के पास गई और उन्हें जयवती की निक्की के लिए सहमति के बारे में बताया। यह सुनकर बापू के चेहरे पर चिंता की जगह एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। अगले दिन श्यामा ने घर लौटकर कुंदन को सारी बातें बता दी और कुंदन ने कालू को भी यह खबर दी कि उनकी भाभी और मुन्ना जल्द ही उनके साथ रहने आ रहे हैं। निक्की की शादी का खर्च भी कम हो गया। कालू ने कहा, भाई आपके ससुर जी मान गए हैं? कुंदन ने जवाब दिया, हाँ, तभी तो अब शुभ मुहूर्त देखकर जयवती को चुनरी ओढ़ाकर ले आएंगे। कुंदन ने जयवती के लिए एक नई जोड़ी कपड़े खरीदे, जिन्हें सभी ने सामान्य रूप से पसंद किया। 10 दिन बाद का दिन शुभ माना गया। कुंदन अपने दोनों भाइयों और बहनों के साथ जयवती को चुनरी ओढ़ाकर निक्की के लिए लेकर आया। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और घर में कब कौन सा काम पूरा हो जाता, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता था। जयवती ने भैंस और बाहरी काम संभाल रखा था, जबकि सामान्य रसोई की जिम्मेदारी ले रही थी। जयवती को घर आए 15 दिन हो गए थे, मगर निक्की अभी भी उससे दूरी बनाए हुए था। श्यामा को भी यह बात खटक रही थी। एक दिन श्यामा ने निक्की से कहा, देवर जी अब तो दीदी के साथ रहा करो, क्यों अभी भी बाहर सोते हो? निक्की ने संकोच भरे स्वर में कहा, भाभी मैं उन्हें बड़ी भाभी की तरह मानता हूं, तो बताओ मैं उनके साथ कैसे रह सकता हूं? श्यामा ने यह बात जयवती को बताई और कहा, दीदी तुम निक्की से बात क्यों नहीं करती? उसे समझाओ, अगर इसी तरह दूर रहोगे तो क्या फायदा? जयवती ने शांति से जवाब दिया, तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मुन्ना उनके पास ही तो है, वक्त के साथ हमारी दूरियां भी मिट जाएंगी। मुझे पता है पहले कदम मुझे ही उठाने होंगे। एक दिन कुंदन और श्यामा छोटी बहन के यहां घूमने गए थे और कालू भी व्यापारी के साथ पशु मेला देखने गया था। शाम को जब निक्की खाना खाने आया तब जयवती ने कहा, मुझे अकेले डर लगता है। अभी तक मैं कभी अकेली नहीं रही। निक्की ने जवाब दिया, मुन्ना तो तुम्हारे पास है। और फिर बाहर बरामदे में चारपाई बिछा ली। थोड़ी देर में मुन्ना आकर सो गया। जैसे ही मुन्ना सोया, अचानक बादलों की गर्जना के साथ बिजली कड़कने लगी। जयवती बरामदे में आई और निक्की से बोली, मुन्ना को अंदर सुला दो और तुम भी अपनी चारपाई अंदर कर लो। ये बेमौसम की बारिश है, बरामदे में भीग जाओगे और तबीयत खराब हो जाएगी। निक्की ने उसकी बात मान ली और चारपाई कमरे में ले आया। बारिश तेज हो गई थी। जब मुन्ना सो गया
तब जयवती ने निक्की से कहा, जब मेरे बापू और अम्मा ने मुझे तुम्हारे साथ जोड़ दिया है तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? हम पति पत्नी हैं और इस रिश्ते को निभाना हमारा कर्तव्य है। निक्की ने उसकी बात समझी और स्वीकार कर ली। दोनों का रिश्ता अब पति पत्नी जैसा हो गया। जब 2 दिन बाद कुंदन और श्यामा लौटे तो श्यामा ने जयवती को सजी धजी देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब जयवती और निक्की पूरी तरह पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए थे। कुंदन ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का मन बना लिया था। एक बार फिर से उनके घर में खुशी और रौनक लौट आई। कुंदन ने राजमिस्त्री का काम करने के साथ साथ बढ़ई का कार्य भी सीख लिया था। इसके अलावा वह गांव के वैद्य जी से आयुर्वेद की शिक्षा भी ग्रहण करने लगे। कुछ ही समय में कुंदन ने नाड़ी देखकर रोग पहचानने और इलाज का तरीका सीख लिया था। अब केवल व्यावहारिक उपचार की सीख बाकी थी। एक दिन वैद्य जी एक मरीज को देखने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कुंदन को भी साथ चलने को कहा। रास्ते में कुंदन ने कहा, गुरुजी, आज मुझे भरोसा है कि मैं रोगी की नाड़ी देखकर उसकी बीमारी का अनुमान लगा सकता हूं। जब वे मरीज के घर पहुंचे तो देखा कि मुख्य द्वार के पास अमरूद के पत्ते बिखरे हुए थे। घर के अंदर मरीज पेट दर्द से कराह रहा था। वैद्य जी ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और नाड़ी देखने लगे। इस बीच मरीज के परिवार वाले बेचैन होकर पूछने लगे, वैद्य जी, क्या चिंता की कोई बात है? वैद्य जी ने गंभीर स्वर में कहा, चिंता की बात थी, लेकिन अब जब मैं यहां हूं तो कोई समस्या नहीं है। फिर उन्होंने मरीज से पूछा, तुमने कितने अमरूद खाए? मरीज ने उत्तर दिया, मीठे थे, 2 ही खाए। वैद्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमक नहीं लगाया होगा। अगर नमक लगाया होता तो 4 भी खा लेते और कुछ ना होता। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, गर्म पानी पी लो, आराम आ जाएगा। वैद्य जी ने एक चूर्ण दिया और मरीज ने गर्म पानी के साथ उसे ग्रहण किया। तुरंत ही मरीज को राहत महसूस हुई। वैद्य जी ने उसे 4 पुड़िया बनाकर दी और कहा, रात सोने से पहले और सुबह खाने के बाद गर्म पानी के साथ लेना। फीस लेकर वे लौटने लगे। रास्ते में कुंदन ने पूछा, गुरुजी, आपने कैसे जाना कि उसने अमरूद खाया है? वैद्य जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, रोग की जांच 3 प्रकार से होती है, देखकर, पूछकर और छूकर। मैंने घर के बाहर ताजे अमरूद के पत्ते देखे थे। यह साफ संकेत था कि घर में अमरूद आए हैं और मीठे अमरूद बिना नमक के खा लेने से पेट में दर्द हो सकता है। बाकी मैंने नाड़ी देखकर और पूछकर अपनी पुष्टि की, समझे? कुंदन ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया गुरुजी। वैद्य जी ने कहा, रोग की पहचान में सूक्ष्म अवलोकन की आवश्यकता होती है। यह गुण धीरे धीरे विकसित होता है। कुंदन ने रात भर इस पर विचार किया और अगली सुबह वह फिर से वैद्य जी के पास पहुंच गया। वैद्य जी ने उसे विस्तार से समझाया और इसके बाद कुंदन का इस क्षेत्र में नाम फैल गया। आसपास के गांवों में उसकी खूब चर्चा होने लगी। कुंदन ने अपने गुरु से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली थी, गरीबों से कभी पैसा नहीं लेना चाहिए। सक्षम व्यक्तियों से अवश्य लेना चाहिए ताकि गरीबों की सहायता की जा सके। उसने यह भी सीखा कि सूदखोरों से मेहनताना और समय की भरपाई के लिए अधिक पैसे लेने चाहिए। कुंदन ने यह संघर्ष जारी रखा और अपने दोनों भाइयों निक्के और कालू को भी संगठित रखा। दोनों भाई किसी भी छोटे से छोटे काम को भी कुंदन से पूछे बिना नहीं करते थे। समय बीतने के साथ जीवन के कटुघाव भी अपने आप भर जाते हैं और यही कुंदन और उसके परिवार के साथ भी हुआ। धीरे धीरे उनके परिवार में सब कुछ सामान्य से भी बेहतर हो गया। अब उनके घर में फिर से खुशियों की बहार लौट आई थी। हालांकि कुंदन के हृदय के किसी कोने में अपने बड़े भाई की मृत्यु का दर्द सदा के लिए गहरे में बैठा हुआ था। वह यह भली भांति जानता था कि जब उसका बड़ा भाई जीवित था तब किसी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह सब संभाल लेता था। लेकिन अब जब वह खुद परिवार का मुखिया बन गया था तो उसे यह सुनिश्चित करना था कि पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए। यह उसके लिए एक विशाल जिम्मेदारी थी जिसे उसने अत्यधिक समर्पण और कुशलता से निभाया। अपने 2 छोटे भाइयों को कुंदन ने एक ही मूल मंत्र दिया, हमें आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। बाहरी लोग हमारी खुशियों में आग लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें किसी की बातों में नहीं आना है। हमें अपने कर्तव्यों पर डटे रहकर अपने बड़े भाई और मां के सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है। कुंदन ने जीवन में जो भी कार्य सीखे थे उन सब के माध्यम से
वह अपने परिवार की समस्त जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा था। जयवती के आगमन के बाद तो परिवार में और भी खुशहाली छा गई। पूरे परिवार ने जयवती को अपार प्रेम दिया और कुंदन का स्नेह तो कुछ अलग ही स्तर पर था। कुंदन जब भी हाट बाजार जाता, वह हमेशा जयवती के लिए कुछ न कुछ उपहार अवश्य लाता। मुन्ना भी कुंदन के लौटने का बड़े उत्साह से इंतजार करता था। इधर कुंदन के छोटे भाई कालू के लिए भी रिश्ते आने लगे थे। एक दिन कुंदन ने अपनी पत्नी जयवती से इस बारे में चर्चा की। जयवती ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, कालू के लिए हमारी सगी बहन को नहीं लाएंगे। एक ही घर में 3 सगी बहनों का होना सही नहीं है। कुंदन के साले ने भी इस बात का समर्थन किया और कालू का रिश्ता किसी अन्य लड़की से तय हो गया। अब तीनों भाइयों के घरों में उनकी अपनी अपनी पत्नियां थी और सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन फिर गांव में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से सभी फसलें नष्ट हो गईं। सरकार ने राहत सामग्री के रूप में अनाज और कपड़े बांटना शुरू किया। कुंदन को भी तीनों बहुओं के लिए कपड़े मिले। पुरुषों के लिए धोती और कुर्ता का कपड़ा आया, लेकिन कुंदन ने सोचा कि यह साधारण धोती नई बहू को शायद पसंद ना आए, इसलिए उसने बाजार से एक छपी हुई साड़ी खरीद ली और कालू की पत्नी को दे दी। यहीं पर कुंदन से एक बड़ी गलती हो गई। जब जयवती ने यह देखा कि उसकी बहन के लिए छपी हुई साड़ी लाई गई है, तो उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह गुस्से में बोली, क्या हम बूढ़ी हो गई हैं जो हमें सफेद किनारे वाली धोती पहनने को दी जा रही है? मैं यह साधारण धोती नहीं पहनूंगी, मुझे भी छपी हुई साड़ी चाहिए। कुंदन की छोटी बहन ने जयवती को समझाने की कोशिश की। बुढ़िया तो नहीं, लेकिन घर पर पहनने में क्या हर्ज है? हम इसे रंगवा देंगे और यह सुंदर हो जाएगी। लेकिन जयवती का गुस्सा और बढ़ गया। उसने स्पष्ट कह दिया, मैं यह धोती नहीं पहनूंगी। अगर मुझे भी वही छपी हुई धोती नहीं मिली तो मैं इसे पहनने से इनकार करती हूँ। कुंदन ने पहली बार जयवती का यह क्रोधमय रूप देखा, जिससे वह गहन विचार में डूब गया। शायद यही वह वजह थी कि जयवती ने कालू के लिए छोटी साली की शादी से इनकार कर दिया था। देवरानी की जरूरत महसूस होती थी, पर जेठानी का गुस्सा शायद बहन पर लागू नहीं होता। कुंदन ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस सीधा जाकर जयवती से बोला, भाभी, तुम्हारे लिए भी छपी हुई धोती ले आता हूं। कुंदन ने पहले भीड़भाड़ में संघर्ष किया था, लंबी कतारों में धक्के खाए थे, पर उसने बिना समय गंवाए फिर से बाजार का रुख किया। उसी डिजाइन की अलग रंग की साड़ी खरीद कर लाया। गुस्से में दोनों छपी हुई साड़ियां जयवती को थमाते हुए बोला, लो भाभी, इनमें से जो चाहे चुन लो। मगर जयवती ने वही साड़ी चुनी जो पहले से कालू की पत्नी के लिए लाई गई थी। कुंदन ने अपने भीतर का दर्द दबा लिया और शाम को दोनों छोटे भाइयों को बुलाया। उनसे कहा, भाइयों, अब हम सभी एक बराबर हो चुके हैं। तुम दोनों भी अपनी कमाई करते हो और जो कुछ भी कमाते हो वह मुझे सौंपते हो। मैं घर के सभी खर्चों का हिसाब किताब संभालता हूं। भाई और मां के जाने के बाद से मैं यह जिम्मेदारी निभा रहा हूं। पर अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनो भाइयों, भाई हमेशा साथ नहीं रहते। कभी न कभी किसी न किसी बहाने से विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं और अंततः बंटवारे की नौबत आ ही जाती है। यह दुनिया की रीत है। भाई भाई को छोड़ो, बाप बेटे भी साथ नहीं रहते। इसलिए मैं सोचता हूं कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, ताकि बाहर वालों की नजरों में हम पर कोई आंच ना आए। हमारे पास 3 कमरे हैं, हर एक को एक एक कमरा मिल जाएगा। सभी अपने अपने चूल्हे अलग कर लें, जो चाहे बनाएं और खाएं। मुन्ना की बात करें तो उसकी जिम्मेदारी हम तीनों की है। वह जहां चाहे जो चाहे खा सकता है, उसे रोकने टोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा और उसकी शादी होगी, तब मकान की व्यवस्था हम तीनों को मिलकर करनी होगी। हमारी संपत्ति कुछ खास नहीं है, बस यह मकान ही है। बाकी जो कुछ है हमें मेहनत से हासिल करना होगा। कुंदन ने आगे कहा, भाइयों, एक और बात, आने वाले समय में जो भी वैवाहिक कार्यक्रम होंगे, उसमें मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी सभी की समान रूप से होगी। अगर किसी को इस पर कोई आपत्ति है तो अभी बताओ। दोनों छोटे भाइयों ने जवाब दिया, भाई, अब बंटवारा जरूरी है। कुंदन ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम दोनों मुझे सम्मान देते हो और मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं जितना कि मुन्ना को। लेकिन फिर भी किसी दिन कामकाज या किसी और बात को लेकर हमारी घरवालियों में झगड़ा हुआ तो हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा।
जब पड़ोसियों का घर जलता है तो उसकी तपिश हमें भी महसूस होती है। अगर झगड़ा हुआ तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, और यह सिर्फ घर के कामकाज या खाने तक सीमित नहीं रहेगा। जब तक हम अलग नहीं होंगे यह आग बुझ नहीं सकती। इसलिए मेरे भाइयों, हमें किसी को कोई मौका दिए बिना चुपचाप अलग हो जाना चाहिए, ताकि जब लोग जाने तब हमारी मिसाल दी जाए। उन तीनों भाइयों से कुछ सीखो जो बिना किसी को भनक लगे चुपचाप अलग हो गए। अब हमारे साथ यही बात है। कोई भी अलग हो जाए तो औरतों के झगड़े या बच्चों के बहाने का असर हम पर नहीं पड़ना चाहिए। हमें उन्हें साफ साफ कहना होगा कि अपने झगड़े प्यार मोहब्बत में रहे, जैसे भी रहना चाहे, लेकिन हमारी आपसी समझ में दरार डालने की कोशिश न करें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो परिणाम गंभीर होंगे। अपनी लड़ाई झगड़े अपनी ही हद में रखना, बच्चों के झगड़ों से दूर रहना, क्योंकि बच्चे लड़कर फिर से खेलते हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। इतना कहने के बाद कुंदन ने अपने भाइयों से कहा, कल हम तीनों औरतों के साथ बंटवारा कर लेंगे। अगले दिन तीनों भाई घर पर ही रहे। खाना खाकर इकट्ठा हुए। सबसे पहले जयवती से बात शुरू की। कुंदन ने कहा, आज हम तीनों भाई अलग हो रहे हैं। तुम घर की सबसे बड़ी हो, बताओ कौन सा कमरा लोगी? निक्के और कालू ये सोच रहे थे कि शायद जयवती छोटे के लिए कहेगी, लेकिन उनकी सोच गलत साबित हुई। जयवती ने तुरंत बीच वाला कमरा मांग लिया। फिर छोटी से पूछा गया, अब तुम बताओ कौन सा कमरा चाहोगी? उसने आशा के अनुरूप जवाब दिया, जो आप देंगे वही मंजूर है। कुंदन ने कहा, नहीं, तुम खुद बताओ कि तीनों कमरों में से तुम्हें कौन सा चाहिए। तब उसने कहा, जब हम तीनों एक एक कमरे में रह ही रहे थे और बड़ी जी को बीच वाला चाहिए, तो मैं उसी कमरे में रहूंगी जिसमें अब तक रह रही हो। निक्की ने कहा, जब हम अब तक पूर्वी कोने के कमरे में रह रहे थे, तो अब क्यों नहीं? कमरे तो तीनों ही बराबर है। जयवती ने कहा, नहीं, मुझे बीच वाला ही कमरा चाहिए। श्यामा ने तब कहा, छोटी, तुम इनमें से जो चाहो वो कमरा ले लो। फिर भी उसने वही कहा, जी, आप जैसा कहेंगी, मैं उसी में रहूंगी। कालू ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, हम पूर्वी छोर वाला कमरा ले लेंगे। आप जिस कमरे में रह रही है उसी में रहे, कम से कम एक जगह स्थिरता तो बनी रहेगी। इसके बाद रुपये पैसे, अनाज, आटा दाल और यहां तक कि जेवरों का भी बंटवारा कर दिया गया। कुंदन ने कहा, अब तुम सब अपना अपना सामान समेटकर अपने अपने कमरों में रख लो। कल से सब अपना खाना खुद बनाएंगे। जो बनाना है वो बनाओ और खाओ। ये बंटवारा सिर्फ घर के भीतर का है, बाहर की दुनिया में किसी झगड़े का कोई हिस्सा नहीं है। जानवरों को 3 बार चारा, पानी देना और गोबर साफ करना एक दिन के हिसाब से बारी बारी से सभी करेंगी। जिस दिन जिसकी बारी होगी वह उस दिन का दूध, दही और लस्सी भी देखेगी। हम जो कमाएंगे वो अपने हिस्से से अपनी अपनी पत्नी के पास रखेंगे। भैंस के चुन्नी छोकर का प्रबंध हम तीनों मिलकर करेंगे। इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर किसी को कुछ गलत लगे तो अभी बोल दे। तब जयवती ने पूछा, मेरे एक सींग वाले का क्या होगा? सभी ने कहा, उसका ध्यान रखना, अगर कुछ गलत हो तो हमें जरूर बताना। कुंदन ने सभी को अलग अलग कर तो दिया, लेकिन वह खुद कभी अलग नहीं हो पाया। उसका काम ही ऐसा था कि उसे पैसों की कमी नहीं होती थी। वह हमेशा काम में जुटा रहता। राजमिस्त्री के काम के साथ साथ उसे वक्त मिलता तो वह आयुर्वेदिक नुस्खे तैयार करता। छोटी बड़ी बीमारियों के लिए उसके पास कई तरह की औषधियां होती। कभी कभी वह पेट दर्द की गोलियां बनाता, जो किसी भी प्रकार के पेट दर्द से तुरंत राहत देती थी। गांवों में यह समस्या आम थी और कुंदन के नुस्खे काफी मशहूर हो गए थे। वह हमेशा अपने गुरु की हिदायतों का पालन करता और किसी गरीब या जरूरतमंद से पैसे नहीं लेता। वह अमीरों से इस घाटे की भरपाई कर लेता था। इस प्रकार उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनी रहती और लोग उसे खूब दुआएं देते। लेकिन इन दुआओं का कोई प्रत्यक्ष असर उसकी गृहस्थी पर नहीं दिखाई देता था। तीनों भाइयों के चूल्हे अलग अलग जलने लगे और यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। जो लोग कुंदन के करीबी थे वे उससे मिलने आते और बंटवारे का कारण पूछते। लेकिन जब कुंदन ने उन्हें अपना निर्णय बताया तो सभी उसे सराहते। हालांकि एक दिन मोहल्ले के एक व्यक्ति ने कुंदन के छोटे भाई से झगड़ा करने का दुस्साहस किया। उसे लगा कि अब तीनों भाई अलग हो गए हैं, इसलिए वह उन पर हावी हो सकता है। उसने कालू से बदतमीजी की, जिसे सुनते ही निक्के भड़क उठा और बोला,
अपनी जुबान पर लगाम लगा ले, वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। उसी वक्त कुंदन ने दूर से आवाज लगाई, निक्के, उसे पकड़, मैं आ रहा हूं। बस फिर क्या था, वह व्यक्ति वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में घुल गया हो। सुन लो, यदि किसी के मन में यह भ्रम है कि हम तीनों भाई अलग हो गए हैं, तो इस गलतफहमी को तुरंत दूर कर लो। हम चाहे घर के भीतर अलग अलग रहते हो, पर बाहर की दुनिया के लिए हम हमेशा एक हैं। मैंने ये अलग चूल्हे सिर्फ घर में शांति बनाए रखने के लिए किए हैं। बाहरी लोगों के लिए हम आज भी एक हैं और हमेशा रहेंगे। अगर भरोसा न हो तो दीना से पूछ लेना, जो अभी अभी अपनी जान बचाकर भागा है। उसे छठी का दूध याद दिला देते, पर मैंने उसे छोड़ दिया। पर चेतावनी है, आगे से कोई ऐसी गलती मत करना, वरना हम उसे उसके घर में घुसकर सबक सिखाएंगे। लोग जो कुंदन के शुभचिंतक थे, दीना को समझाने लगे कि अच्छा हुआ समय रहते भाग गया, वरना कालू से टकराकर सही सलामत वापस नहीं आता। कुंदन और निक्के को कालू से बेहद लगाव था, लेकिन कुंदन ने घर की महिलाओं के झगड़े से तंग आकर चूल्हे अलग कर दिए थे ताकि शांति बनी रहे। महिलाओं का झगड़ा घर का चैन भंग कर रहा था, इसलिए कुंदन ने यह फैसला लिया कि सभी अपना खाना अलग अलग बनाएंगी। इसके बाद भी कुंदन की गृहस्थी सुखी नहीं हो पाई। कई वर्षों के बाद कुंदन के घर एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन वह 5 दिन बाद ही दुनिया से चला गया। जयवती ने बताया कि उसे जरौली हो गई थी। कुंदन ने गुस्से में कहा, जब उसकी तबीयत खराब थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? अगली बार उसने पत्नी को साफ हिदायत दी कि किसी भी बात को मुझसे छिपाना मत। मैं कालू की पत्नी को कह दूंगा, तुम उसे सब बता देना और मुन्ना को भी सूचित करना। लेकिन कुंदन का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसका दूसरा बेटा भी बीमारी के कारण चल बसा और उसकी मौत रहस्यमयी बनी रही। अब कुंदन ने तय कर लिया कि अगली बार वह किसी और को नहीं बुलाएगा। वह सुमित्रा को घर ले आएगा ताकि वह उसकी पत्नी के साथ रहे। लेकिन किस्मत की मार से पहले ही कुंदन की छोटी बहन एक बीमारी की चपेट में आकर इस दुनिया को अलविदा कह गई। इस हादसे ने कुंदन और उसके भाइयों को भीतर तक हिलाकर रख दिया। हालांकि ईश्वर की मर्जी के आगे सभी को सिर झुकाना पड़ता है। समय बीतने के साथ जयवती 2 और बेटों की मां बन चुकी थी। मुन्ना अब ज्यादातर श्यामा के साथ रहता, जिससे उसका अकेलापन दूर हो जाता। निक्के की किसानी से कमाई अब बहुत कम हो गई थी और घर चलाना मुश्किल हो रहा था। कुंदन इन सब परेशानियों से वाकिफ था, इसलिए वह समय समय पर निक्के की आर्थिक मदद कर दिया करता था। कभी कभी कालू को भी उस मदद की जरूरत पड़ जाती थी। निक्के और कालू हर कदम पर कुंदन की राय लेने से कभी नहीं चूकते थे। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात कुंदन के साथ साझा होती थी। परंतु जब कुंदन को यह मालूम हुआ कि उसके ही दोनों बच्चों की हत्या की साजिश जयवती ने रची थी, तो वह टूट गया। उसे समझ आ गया था कि अगर शमा के बच्चे होंगे तो वह उसके अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेगी। यही सोच हमेशा कुंदन के मन में रहती थी और उसने कई बार अपनी पत्नी शमा से यह बात कही भी थी। कहावत है ना, जिसे खुद परमात्मा का सहारा हो, उसे दुनिया का कोई बैरी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुंदन की यही बातें श्यामा को सुकून देती थी और उसने भी खुद को खुश रखने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। उसके भीतर दूसरों की मदद करने की भावना भी जाग उठी थी। वह परिवार के अलावा अन्य लोगों की भी मदद करने लगी। जो भी जरूरतमंद आता, उसे वह मामूली ब्याज पर धन दे देती थी। शायद इसी नेक काम के फलस्वरूप किसी की दुआ कुंदन के परिवार को लग गई। इस बार शमा ने एक कन्या को जन्म दिया, जो आज भी हंसते खेलते जीवन जी रही है। उस कन्या के जन्म के बाद से कुंदन के घर में मानो खुशियों का झरना बहने लगा। गांव का बड़ा काम जो दूसरे गांव का व्यक्ति करता था, उसने हमेशा के लिए अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। जाते जाते उसने गांव के किसानों को यह सलाह दी कि अब से अपने सभी काम कुंदन से ही करवा लें, क्योंकि वह अच्छे से काम करेगा। धीरे धीरे लोग कुंदन से संपर्क करने लगे और उसने भी सभी काम स्वीकार कर लिए। एक और समस्या यह थी कि गांव में किसानों की हालत अब पहले जैसी नहीं रही थी। लोग अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे और मकान बनाने का काम भी सिर्फ नौकरी पेशा लोगों तक सीमित हो गया था। ऐसे में राजमिस्त्री का काम ठप्प पड़ गया था। कुंदन के पास अब किसानों का पूरा काम आ गया, लेकिन उसके बदले नकदी के बजाय उसे अनाज मिलता था। अगर किसी की फसल अच्छी होती तो वे बीज, सब्जियां, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी
और खीरे जैसी चीजें कुंदन को दे जाते थे, जो उसके भाइयों के लिए भी पर्याप्त हो जाती थी। कुंदन के पास करीब 100 किसानों का काम था और इस प्रकार उसका जीवन नए सिरे से व्यवस्थित हो गया। हर साल कुंदन के पास लगभग 100 मन अनाज हो जाता था, जो उस समय एक बड़ी संपत्ति मानी जाती थी। कुंदन और उसके भाई इस संपन्नता में आनंदमय जीवन बिता रहे थे। कुंदन की बेटी के 2 साल बाद एक बेटे का जन्म हुआ और इस अवसर पर कुंदन ने एक भव्य भोज का आयोजन किया, जिसमें आसपास के 22 गांवों के लोग आमंत्रित थे। इस आयोजन ने कुंदन के परिवार की प्रतिष्ठा और बढ़ा दी। काम के मामले में कुंदन ने कभी कोई समझौता नहीं किया। उसने किसानों को पहले से ही सूचित कर रखा था कि लोहे के सभी उपकरण जैसे कुदाल, खुरपी, दराती, हल के फल और चारा काटने की मशीन का काम केवल रविवार को किया जाएगा, जबकि अन्य दिनों में किसी भी काम को पूरा किया जा सकता था। किसानों को समय पर काम मिल रहा था और वे बहुत खुश थे। समय का चक्र ऐसा ही होता है। जो बच्चे कभी अपने ननिहाल में मामियों की फटकार सुनकर चुप रहते थे, वे अब एक बेहतर जीवन जी रहे थे। ये वही समय का फेर था जिसने कुंदन को उस मुकाम पर पहुंचाया। जब कुंदन अपनी मां के साथ गांव वापस आया था, तब जिन लोगों ने उसका विरोध किया था, वे सभी आज उसकी पत्नी के कर्जदार थे। बिना कुंदन के उनका चूल्हा नहीं जलता था। धीरे धीरे पूरे गांव और आसपास के इलाकों में लोग कुंदन को बापू कहने लगे। गांव में ऐसा कोई काम नहीं था जिसमें बापू कुंदन को बुलाया न जाता हो। कुंदन ने अपने भाइयों का साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उसके भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के बहकावे में आ गए। समय का चक्र फिर से घूम गया और उनके बीच बातचीत बंद हो गई। हालांकि कुंदन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। निक्के ने भी कभी कुंदन की बेइज्जती नहीं की। जवती ने जैसा किया वैसा ही भोगा, पर छोटा भाई कालो अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाया, क्योंकि वह खुद कहता था कि उसने अपने बड़े भाई कुंदन को पिता समान माना और उसी का अपमान अपनी पत्नी और बच्चों के कहने में आकर किया। समय का फेर ही था कि कुंदन ने सभी समस्याओं का हल पा लिया। जिसने अपने कर्तव्य का पालन किया और किसी के साथ अन्याय नहीं किया, उसके साथ परमात्मा स्वयं होते हैं। कुंदन का जीवन इसका सजीव उदाहरण था। कुंदन के बच्चे भी पढ़ लिख कर जीवन में सफल हो गए और वह अपने भाइयों से भी अधिक संपन्न हो गया। जयवती का जीवन कठिनाइयों में बीता, जबकि निक्की ने कभी भी अपने बड़े भाई को जवाब नहीं दिया। तो यह था समय का फेर, जिसने कुंदन की जिंदगी को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। राधे राधे। एक गांव के सुदूर कोने में एक गरीब परिवार बसता था। इस परिवार की जिंदगी मजदूरी में उलझी हुई थी। मां और बेटी दोनों ही सूरज उगने से पहले काम की तलाश में निकल पड़ते थे, लेकिन आज पौ फटने वाली थी और कमली अभी भी नींद के आगोश में थी। उसकी मां धनिया उसे कई बार आवाज दे चुकी थी, कमली उठ जा बेटा, पौ फटने वाली है, पर कमली पर नींद हावी थी। जैसे ही 2 घरों से काम पर बुलावा आया, धनिया की बौखलाहट बढ़ गई। उसने सख्ती से कहा, कमली आज तुझे काम पर नहीं जाना क्या? उसकी आवाज में नाराजगी छलक रही थी। वह उसके पास पहुंची और अपनी एड़ी की एक जोरदार चोट कमली की कमर पर जड़ते हुए बोली, क्या आज चौधरी साहब के घर नहीं जाना है? कमली ने भारी मन से उत्तर दिया, मां आज काम करने का मन नहीं है, जाकर कह देना। धनिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये क्या कह रही है तू? छोरी, अगर तू काम पर नहीं जाएगी तो हम क्या खाएंगे? क्या तू चाहती है कि तेरे भाई बहन भूखे रहें? और तुझे पता है मेरा 9वां महीना चल रहा है, सुबह से ही भूख सताने लगती है। उसने क्रोध में एक और लात कमली के ऊपर जड़ दी, जिससे कमली तिलमिला उठी। चोट की पीड़ा में तिलमिलाती हुई कमली ने एक आहत शेरनी की भांति जवाब दिया, अगर तुम काम नहीं कर सकती तो इतने बच्चे क्यों पैदा करती हो? क्या मैं सबका पेट भरने का ठेका लेकर आई हो? कमली की इस बात ने धनिया को आग बबूला कर दिया। उसने गुस्से में कमली के बालों को झटकते हुए कहा, यह तेरी जो लंबी जुबान है ना, उसे खींचकर हाथ में दे दूंगी। जितनी बड़ी तू है उससे ज्यादा तेज तेरी जुबान चलती है। यह सब सीख कर आती है कहां से? अपनी मां का यह उग्र रूप देखकर कमली चुप हो गई। धनिया ने उसे तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें थकी हारी ना हो गईं।
इधर चौधरी चंद्रभान के घर का हाल बुरा था। कमली के न आने से सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। काम की मारामारी मची हुई थी। चौधरी की बड़ी बहू ममता मायके गई थी और छोटी बहू धनवर्षा, जो अपने मायके से भारी दौलत लाकर आई थी, काम करने की आदत से कोसों दूर थी। उधर चौधरी साहब की धर्मपत्नी, जिनका वजन इतना बढ़ चुका था कि बमुश्किल उठ पाती, बस तभी उठती जब सफाई की जरूरत महसूस होती। आज सुबह जब चौधराइन ने सोकर उठते ही देखा कि न तो झाड़ू लगा है और न रसोई घर से बर्तनों की खटर पटर की आवाज आ रही है, तो हैरान होकर धीरे धीरे रसोई घर की ओर बढ़ी। इतने में चौधरी साहब ने पुकारा, क्या शिव की अम्मा आज नाश्ता नहीं मिलेगा? चौधराइन चौंकते हुए बोली, अब तक चाय नाश्ता नहीं मिला? मैं भी सोच रही थी आज घर में इतनी शांति क्यों है। ये कहते हुए उसने भी कमली को आवाज लगाई। तभी उनका बेटा शिव आकर बोला, माँ, आज कमली नहीं आई है और धनवर्षा महारानी अभी तक सो रही है, इसीलिए आज आपको ही चाय बनानी पड़ेगी। उसी समय रुद्रांश भी बाहर आ गया और व्यंग्य भरे स्वर में शिव से बोला, क्या हमारी माँ चाय नहीं बनाएंगी? जाओ, कमली को वापस बुला लो या फिर अपनी बीवी से कहो, आखिरकार तुम तो जोरू के गुलाम हो। जोरू का गुलाम शब्द सुनते ही शिव का चेहरा तमतमा उठा और उसने रुद्रांश को उत्तर दिया, भैया, आप बड़े हैं, आपका मान रखता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। मैंने कब कहा था कि मेरी शादी इतने बड़े घर में करा दो? और माँ को भी तो बहुत दहेज चाहिए था, है ना माँ? मैं सही कह रहा हूं ना? इस पर चौधराइन ने हामी भरते हुए कहा, हाँ बेटा, पर ममता भी तो अपने मायके से ढेर सारा दहेज लेकर आई थी, उसके तो कभी ऐसे नखरे नहीं हुए। अपनी माँ की यह बात सुनकर रुद्रांश ने बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, ये सब शिव को बिगाड़ने का परिणाम है, नहीं तो आज हमारे घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि सबके सामने अपनी जुबान चला सके। इस बीच चौधरी चंद्रभान के घर में वाकयुद्ध छिड़ा हुआ था और उसकी गूंज रुद्रांश की बहन के घर तक पहुंच रही थी। सभी घर वाले इस जुबानी तकरार का मजा उठा रहे थे, जैसे कभी खुद चौधरी चंद्रभान उठाया करते थे। दोनों भाई कहने को तो सगे थे, पर उनके बीच हमेशा मतभेद बने रहते थे। यही कारण था कि घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। मगर दीवारें भले ही ठोस होती हैं, पर उनकी दरारों से बातें आर पार हो जाती थी। दूसरी ओर चौधरी उदयभान का बेटा वंश तो अपने पिता के नाम की शोहरत में इजाफा ही कर रहा था। वह परिवार का इकलौता चिराग था और हालांकि उसकी 2 बहनें भी थी, पर उनके अस्तित्व की कोई गिनती न थी। चौधरी चंद्रभान का गांव में मान सम्मान बहुत था, पर उनके साहस में इतनी भी कुवत नहीं थी कि चौधराइन के सामने अपनी बात रख सके। माँ बेटों की गर्मा गर्म बहस सुनकर चौधरी चंद्रभान बाहर आए और सीधे कमली के घर की ओर बढ़ चले। उधर धनिया का गुस्सा कमली को पीटकर भी शांत न हुआ। उसने पहले तो कमली की जमकर पिटाई की और फिर उसकी तरफ देखते हुए अश्रुपूरित आंखों से पछतावे के आंसू बहाने लगी। धनिया के इस कटु स्वभाव और कठोर व्यवहार के पीछे वर्षों का संचित अपमान और तिरस्कार छुपा था। ये सब एक दिन में नहीं उभरा था, बल्कि धीरे धीरे उसके अंदर जड़ें जमाई थी। गांव में जातिगत विभाजन ने समाज को बांट दिया था, जहां हर मोहल्ला किसी न किसी जाति के नाम से पहचाना जाता था। ठाकुरों के इलाके को ठाकुर टोली, पंडितों के क्षेत्र को पांडे टोला और सुनारों के मोहल्ले को सुनार टोली कहा जाता था। इसके अलावा भी अनेक जातियों के लोग गांव में रहते थे, जिन्हें उनकी जातियों के अनुसार पहचाना जाता था। सुनार टोली के इसी इलाके में राजमुनि सुनार का घर था। उनका धंधा एक पुरानी गोदरेज की अलमारी में सिमटा हुआ एक छोटी सी दुकान में चलता था। उनकी एक और दुकान थोड़ी दूर कस्बे की मुख्य बाजार में भी थी। गांव में कोई भी शादी ब्याह हो, लोग गहनों की खातिर सिर्फ राजमुनि सुनार के पास ही जाते थे। इसका एक कारण यह भी था कि राजमुनि पुरानी गहनों को गिरवी रखकर लोगों को उधार दे देते थे, जिससे लोगों का विश्वास उन पर और बढ़ जाता था। राजमुनि सुनार के 5 बेटे थे। सबसे बड़े केदार मुनि और शिव मुनि कस्बे की दुकान संभालते थे, जबकि नारद मुनि घर की दुकान पर हुकूमत जमाए बैठे थे। चौथे नंबर पर थे गिरधर मुनि, जिनकी शराब की आदत ने उन्हें घर वालों की नजर में नालायक बना दिया था। वह किसी कामकाज में दिलचस्पी नहीं रखते थे और वाकई में उनकी गिनती गांव के निठल्लों में होती थी। सबसे छोटे तेज मुनि नाम के साथ साथ दिमागी तौर पर भी तेज थे, जिनकी पढ़ाई इलाहाबाद में चल रही थी।
राजमुनि सुनार का गांव में रुतबा ऐसा था कि उनके सभी बेटों के विवाह अच्छे घरों में किए गए। जब धनिया ब्याह कर आई थी तो ढेर सारा सोना साथ लाई थी, जिसके कारण उसकी ससुराल में अहमियत थी। वक्त बीता और वह धनिया से बस नाम की रह गई, उसकी पहचान कहीं खो सी गई। राजमुनि के निधन के बाद परिवार में बंटवारा हुआ। गिरधर मुनि ने जो हिस्सा पाया उससे एक छोटी दुकान खोल ली, लेकिन शराब की लत ने जल्द ही उस कारोबार को भी निगल लिया। धीरे धीरे उसकी नजरें धनिया के गहनों पर टिकने लगी और उसने एक एक कर सारे गहने बेच डाले। इस दरमियान धनिया 5 बच्चों की मां बन चुकी थी और घर चलाने के लिए अब वह दूसरों के घरों में काम करने लगी थी। गिरधर मुनि रात को शराब के नशे में घर आता, धनिया पर हाथ उठाता और अपनी जरूरतें पूरी कर निकल जाता। इस दुर्दशा के कारण धनिया शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गई थी। उसकी बड़ी बेटी कमली ने जिम्मेदारियों को समझते हुए काम पर जाना शुरू कर दिया, जबकि छोटी गूंजा गांव की एक मिठाई की दुकान पर थोड़ी मदद कर देती। बदले में उसे बची खुची मिठाइयां मिलती। गूंजा उन मिठाइयों को लेकर घर लौटती, जहां वह अपने भाई बहनों के साथ मिलकर उन्हें बांट लेती। गिरधर मुनि के नशे की आदतों से तंग आकर उनके भाइयों ने अब उससे बात करना ही छोड़ दिया था। जब वह शराब के नशे में होता तो किसी की सुनता नहीं था। आखिरकार दुनिया तो केवल पैसे वालों को ही सलाम करती है, ऐसे निठल्लों की किसी को परवाह नहीं होती। समाज भी उन्हें हिकारत की नजर से देखता है और परिवार की नजरों में वे बोझ बन जाते हैं। चौधरी चंद्रभान, जो घर से गुस्से में निकले थे, धनिया के घर पहुंचते ही उनका सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया। कमली ने उन्हें देखते ही पूछा, काका, चाय तो बनाकर नहीं पी होगी? पर घर में दूध शक्कर नहीं है, गुड़ वाली काली चाय बना दो। चंद्रभान ने कहा, बिटिया, घर चलकर चाय बना दो, अभी हमने कुछ नहीं पिया। कमली ने उत्तर दिया, काका, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगी। चौधरी साहब ने पूछा, बिटिया, अगर तुम काम पर नहीं आओगी तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा? कमली ने दृढ़ता से कहा, चाहे जैसे भी चले काका, लेकिन आज कमली काम पर नहीं जाएगी, और चाय का गिलास उनके हाथ में थमा दिया। तभी बरामदे से धनिया की आवाज आई, मैं भी यही कह रही हूं भाई जी, पर यह लड़की है कि किसी की सुनती ही नहीं, और वह वहीं खड़ी रह गई। धनिया की बात पर चौधरी साहब ने कमली का समर्थन करते हुए कहा, क्या करें बेचारी, अभी इसकी उम्र ही कितनी है, आज उसका दिल नहीं होगा कुछ करने का। यह कहकर चौधरी साहब धनिया के घर से विदा हो गए। उनके जाने के तुरंत बाद ही शिव वहां आ धमका और कमली पर बरस पड़ा, तुम्हें हर महीने तनख्वाह देते हैं, हम मुफ्त में काम नहीं करवाते जो तुम बिना बताए काम पर नहीं आओगी। कमली ने जवाब दिया, आप जितनी तनख्वाह देते हो उससे कहीं ज्यादा मेहनत करती हो, लेकिन आज मेरा मन नहीं है छोटे चौधरी, इसलिए मैं आज काम पर नहीं जाऊंगी। इतना कहकर कमली अपने घर के अंदर चली गई और उसके पीछे पीछे धनिया भी। शिव बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया। सुबह की बातों ने धनिया के दिल में गहरी चोट दी थी, लेकिन उसे कमली के तानों से ज्यादा दुख इस बात का था कि उसकी मासूम बेटी के अंदर विद्रोह की यह चिंगारी उसने खुद ही तो भड़काई थी, जो कमली को उसका बचपन छीनकर ऐसे कामों में लगा दिया था जिन्हें करने में बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आखिर कमली की उम्र ही क्या थी, बस 12 साल के आसपास। इस उम्र में धनिया खुद तो दूसरों की गोद में बैठकर खेला करती थी, मगर आज हालात ऐसे थे कि वह अपनी मजबूरियों के आगे झुककर अपनी बच्ची से काम करवाने पर मजबूर थी। यही सोचकर धनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक धनिया को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसकी चीखें सुनकर कमली बाहर आई और पूछा, मां, क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है क्या? धनिया ने दर्द में कहा, कमली, जल्दी से दाई चाची को बुला ला, और अगर तेरा बापू कहीं दिखे तो उसे भी बुला लेना। कमली भागी भागी दाई चाची के पास गई, लेकिन गिरधर मुनि का कहीं पता न था। दाई चाची ने कमली को कुछ जरूरी सामान लाने को कहा। कमली ने घर का कोना कोना छान मारा, मगर उसे 1 रुपया तक नहीं मिला। धनिया जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी छिपा कर रखती थी, उसे भी गिरधर मुनि ढूंढकर उड़ा देता था। कमली की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और कहां से पैसे लाए। तभी उसे चौधरी साहब से उधार मांगने का ख्याल आया। उसे यकीन था कि चौधरी साहब उसे मना नहीं करेंगे। यह सोचकर वह तेज कदमों से उनके घर की ओर बढ़ गई। उधर कमली के काम पर न आने से शिव का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वह घर लौटते ही उबल पड़ा
और रुद्राक्ष चौधरी ने आग में घी डालते हुए तंज कसा। अपनी बीवी पर तो कुछ कर नहीं सकते, बड़े बने थे कमली को लाने, और देखो नाक कट गई। यह सुनकर शिव के मन में आया कि बड़ा भाई समझकर जो इज्जत देता हो वह जरा सा फटकार में बदल दो। वह सोचता रहा कि अगर भाभी के बारे में सच्चाई सबके सामने रख दो तो जो आज ममता भाभी का गुणगान कर रहे हैं उन्हें पता चलेगा। लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कमली की कही हुई बातें शिव चौधरी के अहंकार को चोट पहुंचा रही थी और वह क्रोध में रह रह कर उबल रहा था। बार बार उसकी बेचैनी बढ़ती जाती, मानो किसी ने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया हो और अब वो चारों ओर घूमते हुए डंक मारने के लिए तैयार हो। वहीं दूसरी ओर कमली के आज काम पर न आने की वजह से शिव की मां घर के कामकाज में जुटी हुई थी, जैसे किसी युद्ध के मैदान में राजा के अनुपस्थित होने पर हाथी अपनी सूंड से इधर उधर प्रहार कर रहा हो। सुबह किसी तरह खिचड़ी का स्वाद सभी ने छक लिया, मगर शाम का नाश्ता और रात का भोजन बनाना चौधराइन के लिए इतना सहज नहीं था जितना उसे धनिया या कमली से काम करवा लेना लगता था। ऊपर से घर में फरमाइशों की बाढ़ आ रखी थी, जैसे वे एक मशीन की तरह बिना रुके कार्य कर सकती हो। रात के 8 बजने वाले थे, पर चौधरी चंद्रभान के घर अभी तक भोजन बनना शुरू नहीं हुआ था। चौधराइन इसी तनाव में थी। सुबह का तो जैसे तैसे प्रबंध हो गया था, मगर अब क्या होगा, यही सोचते हुए वह गहरी चिंता में डूबी हुई थी। तभी उसने बाहर कमली की आवाज सुनी। उस आवाज ने चौधराइन के चेहरे पर वैसी खुशी बिखेर दी जैसी तपती जमीन पर पानी की एक बूंद गिरने से बिखरती है। वह भीतर से उमंग से झूम उठी, लेकिन अपनी भावनाओं को छिपाते हुए बरामदे में जा खड़ी हुई और कमली और शिव की बातें सुनने लगी। शिव कमली को डांटते हुए बोला, आखिर आ ही गई या फिर कहीं ठिकाने लग गई थी? सुबह तो बड़ी अकड़ में थी, अब जब आ ही गई है तो जरा कुछ काम भी कर दे। कहते हुए उसने अपने पैर फैलाए और आराम से बैठ गया। कमली ने शांत स्वर में जवाब दिया, छोटे भैया, मैं यहां काम करने नहीं आई हूं। माँ जी कहाँ है? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए कुछ रुपये उधार लेने आई हूं। चौधरी काका दिख नहीं रहे हैं, शिव ने व्यंग्य से कहा। अच्छा, तुझे उधार चाहिए? मगर तुझे उधार देगा कौन? बाबूजी तो यहां है नहीं। कहते हुए वह ठाका मारकर हंस पड़ा। शिव की हंसी सुनकर कमली चुपचाप घर के अंदर चली गई और चौधराइन से बोली, काकी, मेरी माँ की हालत बहुत नाजुक है, हमें कुछ रुपये चाहिए। आप चाहे तो मुझसे वचन ले लो, मैं मेहनत करके हर एक पैसा चुका दूंगी। ये कहते हुए कमली की आंखें आंसुओं से भर गईं। चौधराइन ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटी, इस वक्त मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। चौधराइन की यह बात सुनकर शिव की पत्नी धनवर्षा, जो वहां खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी, ने दरियादिली दिखाते हुए कुछ रुपए लाकर चुपके से कमली के हाथ पर रख दिए और कहा, ले कमली, अब जल्दी कर, वैसे भी तुझे बहुत देर हो गई है। इतना कहकर धनवर्षा अपने कमरे में लौट गई और कमली रुपये लेकर घर की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही कमली ने चौधरी चंद्रभान के घर से बाहर कदम रखा, शिव की नजर उस पर पड़ी। उसने उसे रोकते हुए कहा, ये रुपये तुझे चुकाने होंगे, समझी? लेकिन कमली को समय की कमी महसूस हो रही थी, इसीलिए उसने शिव की बात का जवाब देना उचित नहीं समझा और तेज कदमों से पास की दुकान की ओर चल दी, जहां उसे जरूरत का सारा सामान मिल सकता था। सामान लेकर जब कमली अपने घर पहुंची तो वहां उमरी भीड़ ने उसे हक्का बक्का कर दिया। दरवाजे पर जमा लोगों को देखकर उसकी बेचैनी बढ़ गई। थोड़ा आगे बढ़कर उसने देखा कि उसकी बहनें बिलक बिलक कर रो रही थी। उसने स्थिति समझने की कोशिश की तो देखा कि धनिया जमीन पर निष्प्राण पड़ी है, मानो किसी गहरी तंद्रा में खो गई हो, और उसके सिरहाने गिरधर मुनिसर पटकते हुए रोते जा रहे थे। वे विलाप करते हुए कह रहे थे, तू हमें छोड़कर क्यों चली गई धनो? अब तेरे बिना इस जीवन की राह कैसे कटेगी? यह दृश्य देखकर कमली के हाथ से थैला गिर पड़ा और उसमें रखा डिटॉल जमीन पर बिखर गया। हड़बड़ाहट में वह टूटे कांच के टुकड़े बटोरने लगी, जिनमें से एक तेज धार वाला टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया। खून की पतली सी धारा फूट पड़ी और अपने लाल रंगे हाथों को देखकर कमली के भीतर की पीड़ा और क्रोध मुखर हो उठा। उसने गिरधर मुनि को झिंझोड़ते हुए कहा, तुम ही हमारी माँ के असली कातिल हो बाबूजी। कैसे तुम्हें बाबूजी कहूं? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जिसने अपने परिवार को इस हाल में छोड़ दिया। कमली की आवाज कभी ऊंची होती तो कभी रुआसी,
और वह अपने भाई बहनों को सांत्वना देने की कोशिश में खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह उन मासूमों को उसी तरह चुप कराने लगी जैसे एक माँ अपने बिलखते बच्चों को कलेजे से लगाकर दिलासा देती है। उस 13 साल की बच्ची में उस दिन एक बूढ़ी आत्मा झलक रही थी, मानो जीवन ने अचानक ही उसे अपनी कठोरता से घेर लिया हो। कमली की बातें सुनकर गिरधर मुनि ने उस नवजात बच्ची को उठा लिया, जिसे जन्म देते समय धनिया ने अपनी जान गंवा दी थी, और बर्बरता से कहते हुए बोले, जब मेरी धनिया ही अब इस दुनिया में नहीं रही तो तेरी जिंदा रहने की क्या जरूरत। कहते हुए उन्होंने निर्दयता से उस नन्ही जान को छत से नीचे फेंक दिया। यह देखकर लोग आग बबूला हो उठे और उन्होंने गिरधर मुनि को पीट पीट कर गांव के बाहर भगा दिया। उसके बाद समाज के भय से गिरधर मुनि के परिवार ने किसी तरह धनिया का अंतिम संस्कार और बाकी रस्में पूरी कर दी। मगर इतने बड़े परिवार का रोजमर्रा का खर्चा कौन उठाए? इस सवाल ने उन्हें कमली से किनारा करने पर मजबूर कर दिया। कमली अब एक विकट स्थिति में फंस चुकी थी। अगर वह काम पर जाती तो उसके छोटे छोटे भाई बहनों की देखभाल कौन करता? ऊपर से चौधरी चंद्रभान का घर भी यहाँ से काफी दूर था। आखिरकार उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह चौधरी चंद्रभान के यहाँ काम करेगी, लेकिन एक शर्त पर। चौधरी चंद्रभान उसके भाई बहनों के लिए पास में रहने की व्यवस्था करेंगे। एक दिन कमली सीधे चौधरी चंद्रभान के घर पहुंची और अपनी शर्त उनके सामने रख दी। चौधरी चंद्रभान गांव में न केवल एक सम्मानित व्यक्ति थे, बल्कि एक उदार हृदय वाले इंसान भी थे। जब वह बाल्यावस्था में थे, उन्होंने निर्धनता का आभास बहुत करीब से किया था। उनके सामने उस वक्त अपनी मां का असहाय चेहरा उभर आया था, जब उन्होंने तंगहाली के चलते अपनी मां को दम तोड़ते देखा था और पिता को टूटते हुए। उसी दिन उन्होंने प्रण लिया था कि वे जीवन में अपार संपत्ति अर्जित करेंगे और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज जो ऐश्वर्य और वैभव उनके पास था, वह केवल चौधरी चंद्रभान के आशीर्वाद के कारण था, लेकिन उनके भीतर वह घमंड नहीं था जो शिव चौधरी में दृष्टिगोचर होता था। चंद्रभान के लिए हर इंसान समान था। इसी कारण कमली उन्हें चौधरी साहब नहीं, बल्कि काका कहकर संबोधित करती थी। उनका विश्वास था कि सच्चे सम्मान की प्राप्ति के लिए पहले उसे देना पड़ता है। कमली का परिवार भी अच्छे संस्कारों से संपन्न था, लेकिन समय की कठोरता ने उसे उनकी दहलीज पर काम करने को मजबूर कर दिया। ये विचार मन में उमड़ते घुमड़ते चौधरी चंद्रभान ने अपने घर के सामने बने छोटे से घर में कमली और उसके भाई बहनों के रहने की व्यवस्था कर दी। भले ही चौधरी के घर में सब कुछ था, लेकिन वह साहस और सरलता का अभाव था जो कमली के व्यक्तित्व में विद्यमान था। उन्होंने कमली के परिवार को शरण देकर उनके जीवन को एक नई दिशा दी, और कमली भी अपनी मां की मृत्यु की पीड़ा कुछ समय के लिए भूल गई। अगर कमली उस दर्द को भूल न पाती तो क्या करती? उसके पास कोई सहारा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो उसके आंसुओं को पोंछता। इस तन्हाई में वह दिन रात चौधरी साहब के घर का काम करती। वहां उसे पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन कम से कम उसके परिवार का पेट तो भर रहा था। इस एहसान के बदले उसने और काम करना बंद कर दिया था। कमली के चौधरी चंद्रभान के घर आने के बाद शिव चौधरी के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। उसने एक दिन कमली के साथ अपने रूखे बर्ताव के लिए माफी मांगी थी। मैंने भी यही कहा था, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी। शिव चौधरी कभी कभार कमली के घर आकर उसके छोटे भाई बहनों के साथ खेलता, उनके लिए खिलौने, मिठाइयाँ और टॉफियां भी लाता। उसकी इन कोशिशों से बच्चे भी उससे घुलने मिलने लगे थे। एक दिन शिव चौधरी ने कमली का हाथ पकड़कर कहा, कमली बैठो तो सही, घर में इमरती लाया हो। उस दिन कमली के मन में शिव चौधरी के लिए अपनापन और आभार का भाव उमड़ पड़ा। उसके हृदय में वही श्रद्धा जागृत हो गई जो किसी सहारा देने वाले के प्रति होती है। लेकिन उस 13 साल की अबोध बालिका को यह कहाँ मालूम था कि उसका शरीर किसी की घृणित इच्छाओं को पूरा करने का साधन बन सकता है। चौधरी चंद्रभान ने भले ही कमली और उसके परिवार को आश्रय दिया था, लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके घर में भी एक दरिंदा छिपा बैठा था। वह बगुले की तरह अपनी आंखें गड़ाए मौके की तलाश में था कि कब शिकार मिले और वह उसे निगल जाए। एक दिन जब मौका मिला, शिव चौधरी ने मिठाई में नशीला पदार्थ मिला दिया और बेहोशी की हालत में वह घिनौना कृत्य कर डाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह जब कमली की आंखें खुली तो उसके शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही थी।
ऐसा दर्द मानो उसकी आत्मा को चीर रहा हो। बिस्तर से उठने की हिम्मत उसकी चेतना ने खो दी थी और उसकी मासूमियत का वह आखिरी हिस्सा भी मानो चकनाचूर हो गया था। उसी क्षण उसे अपने भीतर एक विचित्र अनुभूति हुई और फिर अत्यंत तीव्र पीड़ा ने उसे छटपटाने पर मजबूर कर दिया। किसी तरह उठकर चलने की कोशिश की तो उसने देखा कि बिस्तर पर रक्त फैला हुआ था। यह दृश्य देखकर कमली सिहर उठी और अपने शरीर को बार बार रगड़कर धोने लगी, परंतु रक्तस्राव थमने का नाम नहीं ले रहा था। भय से थरथराती कमली रोने लगी और उस दिन वह काम पर भी नहीं गई। जब काफी देर हो गई और कमली नहीं पहुंची तो चौधराइन को चिंता होने लगी कि आज आखिर मामला क्या है। शिव चौधरी ने आकर जानकारी दी, माँ, आज कमली की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इस कारण वह काम पर नहीं आएगी। कमली की तबीयत बिगड़ने की खबर से चौधराइन की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने बड़ी बहू ममता को घर का कामकाज संभालने को कहकर कमली को देखने का निर्णय लिया। वैसे तो चौधराइन कभी कभी कमली को डांट डपट कर दिया करती थी, लेकिन जब से उसकी मां धनिया दुनिया से चली गई थी तब से उन्होंने उसे डांटना लगभग छोड़ ही दिया था। जब चौधराइन कमली के पास पहुंची तो देखा कि वह खामोशी से बिस्तर पर पड़ी हुई है, जबकि गूंजा कुछ पकाने में लगी हुई थी। चौधराइन को देखते ही कमली उठकर बैठने लगी, परंतु बैठने के प्रयास में जो दर्द उसके शरीर में उठा उसे चौधराइन ने भांप लिया और उसे लेटे रहने को कहा। चौधराइन के सवाल करने पर कमली रो पड़ी और सिसकते हुए बोली, काकी, शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और खून भी बह रहा है। कमली की बातें सुनकर चौधराइन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यह मासिक धर्म है जिससे हर स्त्री को गुजरना पड़ता है। तुम्हें पहली बार हो रहा है इसलिए अनजान हो। अब हर महीने तुम्हें यह पीड़ा सहनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगर धनिया होती तो वह तुम्हें समझा देती और हमें बताने की जरूरत न पड़ती। चौधराइन की ये बातें सुनते ही कमली फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी मां की याद आ गई और वह सुबह की उस आखिरी बातचीत को याद कर दुखी होने लगी। चौधराइन ने कमली की हालत देख उसे कहा, बेटी, अगर दर्द बहुत तेज है तो मैं अभी दवा भिजवाती हूँ, कहकर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी बहू ममता को बताया, चिंता की बात नहीं है, ये मासिक धर्म का दर्द है। अभी उम्र ही कितनी है उसकी, इसलिए घबरा गई। अगर तुम्हारे पास कोई दवा हो तो दे दो, मैं शिव के हाथों भिजवा देती हूँ। ममता ने कहा, नहीं माँ जी, इस वक्त मेरे पास कोई दर्द की दवा नहीं है। धनवर्षा से पूछती हो, शायद उसके पास हो, कहकर वह धनवर्षा के कमरे में चली गई। ममता ने कहा, वर्षा, अगर तुम्हारे पास कोई दर्द की दवा है तो दे दो। कमली के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद यह उसका पहला मासिक धर्म है। धनवर्षा ने ममता की बात सुनी और बोली, अब भी देखती हूँ दीदी। फिर उसने अपने ड्रेसिंग टेबल में देखा और बोली, दीदी, दवा तो है परंतु उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। बेचारी का पहला मासिक धर्म है, दर्द भी तीव्र हो रहा होगा। ममता ने वह दवा लेकर बाहर निकलने की तैयारी की। इस बीच शिव ने पूछा, क्या बात है? वर्षा भाभी किसी दवा लेने आई थी, लेकिन वर्षा ने कुछ खास नहीं कहा, बस यूं ही। असल बात यह थी कि कमली के मासिक धर्म की वजह से उसके पेट में भयंकर दर्द हो रहा था। वर्षा ने शिवांश को यह बताया और उसने कहा, ठीक है, मैं अभी दवाई लेकर आता हूं। शिव तुरंत दवाई लाया और कमली को देते हुए बोला, इसे खा ले कमली, तेरा दर्द अब कम हो जाएगा। इसे 3 दिन तक लगातार लेना, समझी? फिर उसने उसके बालों को सहलाया और चला गया। कमली को शिव का इस तरह से उसके बालों को छूना थोड़ा अजीब लगा, मगर उस वक्त उसकी समझ इतनी विकसित नहीं थी कि वो इसके बारे में कोई और ख्याल करती। धीरे धीरे शिव का शोषण कमली के जीवन का हिस्सा बन गया। जब भी उसे मौका मिलता शिव उसका शोषण करता। अगर कभी उसकी तबीयत खराब होती तो कुछ समय के लिए यह शोषण रुक जाता, लेकिन फिर से शुरू हो